दिनों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो गुलशन के कारोबार में आज हमारे साथ जो मेहमाने अजीज हैं, वो मेहमान हैं कि नहीं, इसका तो आप ही लोग बताएंगे। मगर इतना जरूर जानता हूं कि आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज एक बहुत अमेजिंग सिंगर, एक बहुत जबरदस्त टेक सेवी और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि साफ गोई से काम करने वाली लड़की है हमारे साथ। उन्होंने आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी किया और पता नहीं बहुत कुछ किया, तो वही बताएंगी। तो उनका नाम है जसदीप कौर और नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहिर है। आप सुनना शुरू कर चुके हैं क्रेडिबल टॉक्स का पॉडकास्ट बतकही का चौथा एपिसोड। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजीव, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है। टॉकिंग टू यू हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेजर फॉर मी, एंड बिकॉज इतना फिलोसॉफिकल थिंकिंग है तुम्हारी और सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा। तो आज सच में बहुत मज़ा आने वाला है आपसे बात करके। बहुत बढ़िया। ये मतलब मैं नर्वस था आपसे बात करने, वैसे भी मैं डरता हूँ आपसे। मुझसे डरते हो? बहुत। या हम ये भी बता दें कि राजीव मेरा गुरु भाई है। तो संगीत की शिक्षा हमने ली थी एक ही गुरुजी से। वो उस पे हम आएंगे, आगे आएंगे उस पे हम। जी। तबीयत से बात करेंगे आज हम उस पे। जी। खैर, तो हम आपके बचपने में चलते हैं आज। कैसा गुजरा बचपना, क्या रहा? और ओके। बचपन मेरा बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह था। एक बहुत अच्छी फैमिली, मेरे फादर, मदर, मेरी बुआ जी जो अनमैरिड थी वो भी हमारे साथ ही रहती थी। 3 भाई-बहन थे हम लोग और मैं सबसे बड़ी थी और रोब झाड़ती थी हमेशा से। तो वैसे ही रही हमेशा और बहुत केयरफ्री इंसान थी, जो मन में आता था करती थी, बहुत डाँट भी खाती थी और और कुट्टस? हाँ? कुट्टस लगती थी कि नहीं? वो भी लगती थी। मम्मी से बहुत लगी है। अच्छे। तो पढ़ाई भी अच्छी लगती थी, गाना भी अच्छा लगता था, पोएट्री करना भी अच्छा लगता था, पेंटिंग करना भी अच्छा लगता था, एम्ब्रॉयडरी करना भी अच्छा लगता था और घूमना-फिरना भी अच्छा लगता था। ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, ट्रेकिंग का बहुत शौक था। मुझे ज़िंदगी में ये लगता था कि ऐसी कोई चीज़ ना रहे जो मैंने एक्सपीरियंस ना की हो। मैं इस पूरी ज़िंदगी को, लाइफ़ जिसको कहते हैं, पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहती थी और इसीलिए मैं सब करती थी। हर चीज़ जो मुझे लगता था कि ये करने करने योग्य है, उसको मैं ज़रूर कोशिश करती थी करने की। तो बहुत अच्छा रहा बचपन, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई की, पापा ने बहुत हमें अच्छी स्कूलिंग दी, अच्छे संस्कार दिए। और ऐसे ही बड़े होते रहे। फिर एक ऐसा मोड़ आया जब मेरे भाई को विज़न में थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि मुझे स्पीड का बहुत शौक था, ऐसे ही मेरे भाई को भी स्पीड का बहुत शौक था। हम बहुत तेज़ कार चलाते थे, बाइक चलाते थे और मैं तो नोटोरियस थी अच्छा, स्पीड के लिए। तो इस पे हम आएँगे। हुँ। जी, इस पे हम आएँगे, जी। क्योंकि ये जो है इस पे बहुत शिद्दत से और बहुत डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। जी। अ, लेकिन मैं अभी भी बचपन ही में रहना चाहता हूँ। जी। तो पढ़ाई जो है वो तो खैर ठीक है, सबकी होती है। हुँ। कॉलेज कॉलेज का दौर कैसा रहा? और कॉलेज के दौर से हम होते हुए यहाँ तक आएँगे कि अ, फिर ये बाइक्स और कार्स का शौक कैसे हुआ? ठीक है। हाँ। कॉलेज का दौर बहुत मज़ेदार था।
जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि मैं बहुत चुलबुली भी थी और मुझे हर नई चीज़ ट्राई करने का शौक रहता था। तो हुआ यूँ कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी थी और मुझे बहुत शौक था फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, पर उस ज़माने का दौर कुछ ऐसा था कि शायद मम्मी-पापा को समझ नहीं आता था, ये डिज़ाइनर बनेगी तो मॉडलिंग वग़ैरह वो सब ग्लैमर में जाएगी तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मुझे बहुत डिस्करेज किया गया फैमिली की तरफ से कि इसको नहीं करना, आप और कुछ सोचो। तो लेकिन मैं एडमेंट थी कि मुझे तो यही करना है, जब मैं 11वीं-12वीं में थी तब की बात है। हुँ, तो हुँ, मेरी मम्मी ने एक दिन आके मुझे यही बोला, हम निफ्ट में पता करके आए हैं और तुझे 80% चाहिए वहाँ पे एडमिशन के लिए। और मैं पढ़ाई मतलब उस टाइम पे 11th में तो मैंने बहुत मज़े किए, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, बड़ी मुश्किल से पास हुई थी। लेकिन जब मैं 12th में पहुँची और मम्मी ने मुझे ये बताया तो मुझे लगा अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो डिज़ाइनर बनना है। तो मैंने जी-जान से मेहनत की और मैंने अच्छे मतलब ठीक-ठाक अच्छे नंबर आ गए थे, 80 से थोड़े से ही कम आए थे। पर काफ़ी मेहनत करके मैं वहाँ तक पहुँच गई थी। और मुझे ये था कि मैं किसी भी तरह से मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है। और उन लोगों मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोल तो दिया, उसके बाद फिर मुझे बोला कि अब पहले ग्रेजुएशन करो फिर उसके बाद जाना। तो मैंने कहा यार अब तो मुझे गोली पे गोली दे रहे हो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा किसमें ग्रेजुएशन करना है? मैंने कहा मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, मैं मैथ्स में कर लूँगी। तो इस तरह से मतलब कुछ प्लान्ड मैंने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं किया क्योंकि मुझे हमेशा ज़िंदगी को जैसे वो आ रही है, हेड ऑन लेने का बहुत शौक था और एक एडवेंचरस स्पिरिट मेरे अंदर बहुत थी। और 11th-12th की बात करूँ तो मेरे भाई को मन था रैली में जाने का, उसको भी मेरे वाली आइज़ की प्रॉब्लम है जो मेरे से छोटा भाई हाँ, है। हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ, आपने हाँ, बताया। तो हम उसको रैलीज़ का बहुत शौक था तो अ, मेरे को उसके साथ ही मेरे साथ भी था जब भी वो मुझे छोड़ने भी जाता था, जैसे वो स्कूटर वग़ैरह पे मेरे को अगर छोड़ने जा रहा है, कार में छोड़ने जा रहा है तो मैं उसको ये कहती थी भगा, अब तो भगा, अब तो भगा। फिर उसके बाद इतना तेज़ हम लेके जाते थे स्कूटर को कि सब लोग कहते थे ये कर क्या रहे हैं? और फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, तो मैंने उससे स्कूटर सीखा चलाना और चश्मा लगा हुआ था और मैं चश्मा नहीं पहनती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। हुँ, मुझे लगता था मेरी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा दाग है। देख रहा है ना विनोद? तो तो इसलिए मैं नहीं पहनती थी और मैं स्कूटर फिर भी बहुत तेज़ चलाती थी। तो एक बार ऐसे ही किसी के लग गया था और उसने मुझे इतनी झाड़ लगाई थी, उसने बोला था आज के बाद तू इसको हाथ नहीं लगाएगी और मेरा पूरा बैन कर दिया था। तो मैंने मन में सोच लिया मैंने कहा चल कोई बात नहीं तू कब तक बैन करेगा, एक दिन तो मैं छूटूँगी तेरे चंगुल से। उस दिन हाँ, उस दिन मैं अपने ये पूरा करूँगी लेकिन उस टाइम पे फिर मेरे को ये नहीं पता था कि आगे चल के ये मौका आएगा जब मैं बाइक्स भगाऊँगी। हाँ। तो मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, गर्ल्स कॉलेज था, जीसस एंड मेरी कॉलेज, हुँ, हुँ, जेएमसी जानते हैं। जेएमसी हाँ, और बहुत अच्छा कॉलेज था और वहाँ पे मैथमेटिक्स ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया। और वहाँ पे भी पढ़ाई तो की, जितनी करनी थी, जितनी मतलब मुझे लगा कि ज़रूरी है। उससे ज़्यादा उसी टाइम पे एक्चुअली अ, उस टाइम पे ही मेरा एक्चुअली भाई को थोड़ी जैसे दिक्कत आनी शुरू हो गई थी क्योंकि स्पीड का शौक था, तेज़ चलाते थे, आइज़ में प्रॉब्लम डायग्नोज़ होनी शुरू हुई। हुँ, तो हुँ, उसका भी ऐसे एक्सीडेंट्स और ये सब थोड़ा-सा हुए और जब ऐसा हुआ तो उसने बोला कि मुझे जानना है कि क्यों हो रहा है। डॉक्टर्स के पास गए तो उस टाइम पे जो हमारा डॉक्टर था कहता है इसको तो कुछ नहीं है, कैन ये तो कॉन्फिडेंस की कमी है, इसको तो ये तो अम, इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, लाइफ जीने की इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए इसको प्रॉब्लम है। तो और भी ज़्यादा बुरा हुआ, उसका बहुत बहुत ज़्यादा बुरे फेज़ से गुज़रा वो, उसको डिप्रेशन हुआ उस टाइम पे ओह! और इतना ज़्यादा हो गया था क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है? और वो कह रहा था मुझे दिक्कत है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि दिक्कत है। तो चलते-चलते फिर एक बार ऐसा हुआ कि कोई मिला मेरे मम्मी-पापा को जो हमारे जानकार और वो कहते कि आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए जो प्रेज़िडेंट के डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरिमोहन। हुँ, तो वहाँ पे हम जब लेके गए मेरे भाई को तो उन्होंने डायग्नोज़ किया इसको तो आरपी है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हाँ, हाँ, हाँ। और मुझे नहीं पता था तब तक कि मुझे भी है। क्योंकि मेरी विज़न उससे काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा और मैं इतना इतना ज़्यादा उस टाइम पे ड्राइव भी नहीं करती थी क्योंकि उसने तो मेरा बैन कर दिया था। तो फिर उसके बाद हम लोग जैसे गए तो डॉक्टर ने बोला आप बाकी दोनों भाई-बहन को भी चेक करा लो। तो चेक कराया तो मुझे भी पता चला कि प्रॉब्लम है फ़ील्ड विज़न में और मेरा सेंट्रल विज़न बिल्कुल ठीक था उस टाइम पे, बट हुँ, फ़ील्ड विज़न में प्रॉब्लम थी
और मेरे छोटा भाई बिल्कुल, जो हमारा यंगेस्ट है, वो बिल्कुल ठीक है, उसकी आईज़ अभी तक बहुत फैंटास्टिक हैं, हुँ, उसमें हुँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो झटका-सा लगा, लेकिन बोल सकते हैं अच्छे के लिए बोल सकते हैं मेरे हिसाब से तो डॉक्टर ने हमें बताया नहीं कि यू विल गो ब्लाइंड वन डे। हुँ, तो इत झटका लगा बट इतना झटका नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा मैं तो मैनेज कर रही हूँ, आई विल मैनेज माय लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि मेरे बीच वाले भाई को थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, बट उसको ये लगा कि उसको भी ये नहीं पता था कि टोटली ब्लाइंड हो जाएँगे, तो उसने बोला कि चलो कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालते हैं। तो हमारे लिए वो जो डॉक्टर ने नहीं बताया हमें, हुँ, वो एक हमारे लिए पॉज़िटिव चीज़ हुई, क्योंकि हमें हुँ। एकदम से हम लोगों को बहुत बड़ा झटका नहीं लगा। तो हमारी लाइफ ऐसी चलती रही, कॉलेज टाइम भी बीता, बहुत अच्छा टाइम बीता। हुँ, उसके बाद ये आया कि फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करती थी मैं, जहाँ पे सिंगिंग में इतना ज़्यादा नहीं करती थी उस टाइम पे, डांसिंग में बहुत करती थी। आई वाज़ अ डांसर हुँ, और हुँ। बचपन से मैंने बहुत स्कूल टाइम से ही मैंने बहुत डांस कॉम्पिटिशन से ज़्यादा डांस परफॉर्मेंसेस में पार्टिसिपेट किया। रिपब्लिक डे में 2 बार पार्टिसिपेट किया। प्रेज़िडेंट के यहाँ पे बहुत फंक्शन्स होते थे, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। हाँ, पहले बहुत होते थे, अब हाँ, हाँ, तो वहाँ सब मैंने बहुत पार्टिसिपेशंस किए और अ, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म भी किया, और इसीलिए मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। उन सब में मैंने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया और फिर वहाँ पे मैंने सिक्योरिटी टीम को जॉइन किया। क्योंकि मुझे हमेशा कुछ नया ट्राई करना था। हुँ, तो मुझे लगा यार ये पार्टिसिपेट तो सब लोग करते हैं, इस बार हम सिक्योरिटी में जाते हैं। तो हुँ। वहाँ पे हमारे कॉलेज में जेएमसी गर्ल्स कॉलेज थी, गर्ल्स कॉलेज था, तो हम खालसा कॉलेज को भी इनवाइट करते थे कि वो भी हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी में आए। हुँ, और हुँ। एज़ यू नो गर्ल्स कॉलेज है तो बॉयज़ भी आते थे। उफ़! वो तो वो तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, मतलब या सो हम लोगों को बहुत टाइट सिक्योरिटी करनी पड़ती थी कि बिना पास के कोई हमारे फेस्टिवल में एंट्री ना करे, एंड वो भी जेएनसी का फेस्टिवल वाज़ लाइक हाँ, उस टाइम पे तो बहुत। टोरा था कहते हैं उसको। जी, जी, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो सब लोगों ने आना ही आना था और दुनिया भर के बॉयज़ ने आना था और जो हम उनको रोकते थे। जो नहीं भी आने थे वो भी वो आते भी थे। आते थे। हाँ। तो खूब एन्जॉय किया, उसको भी हमने जैसे वो भी एक अपना ही एक्सपीरियंस था और सबसे बड़ी बात जिन बॉयज़ को रोकते थे वही आपके पीछे पड़ जाते थे। हाँ। सो दैट वाज़ आल्सो एन एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत एन्जॉयबल रहा। कॉलेज टाइम मेरा फैंटास्टिक था। आई वाज़ इन अ वंडरफुल कॉलेज, वंडरफुल फ्रेंड्स एंड बहुत मज़ेदार था। फिर बात आई कि मास्टर्स में क्या करें? और उस टाइम पे मैं अच्छा ये भी बता दूँ कि मेरे को विज़न में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। हाँ, और मुझे जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रही थी सेकंड ईयर में, हाँ। बिकॉज़ आई स्टार्टेड फीलिंग द रियल प्रॉब्लम, और मुझे स्टेयर्स में चढ़ने-उतरने में थोड़ा-सा कभी-कभी तकलीफ होती थी। अगर डार्क से लाइट में गए, तो और लाइट से डार्क में, तो बहुत टाइम लगता था मेरे आईज़ को नॉर्मलाइज़ होने में। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद हुआ क्या, जब हम मेरे को मैं टकरा जाती थी कहीं पे भी, तो ओए मेरे होए! फ्रेंड्स ने मेरा नाम रख दिया मिस तोड़-फोड़। ओए होए! और इसी नाम से मैं फ़ेमस थी अपने कॉलेज में। वाह! ये तो कहीं पे भी जाती है, कुछ चीज़ें तोड़ देती है। वाह! तो उसको भी मैं बहुत मज़े से लेती थी। मैंने कभी उसको बहुत सीरियसली और ऐसा कि बहुत। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे तो ये पता भी नहीं था ना। हाँ, हाँ। तो मैं डायग्नोज़ हो चुका था, लेकिन लगता था कि चलो ठीक है ना, जो है सो है, मतलब इतना, क्योंकि ये नहीं था कि मैं ब्लाइंड हो जाऊँगी, वो बिल्कुल हाँ, नहीं था वही। दिमाग में। हुँ। और यहाँ तक कि मुझे जब फेयरवेल मिला तब उन्होंने मेरे लिए ये गाना गाया था, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का। क्या बात कर रहे हो? जी। वॉव! मेरे एक दोस्त को मेरे एक दोस्त को एक लड़की ने बोला तुम्हारी आँखें बहुत खूबसूरत है क्योंकि उसकी ब्लू आइज़ है। ओके। हाँ, और ना उसको जो है रात को बिल्कुल ऐसे दिखना बंद हो जाता है, दिन में भी थोड़ा बहुत दिखता है। हाँ। कहता है वाओ लड़की कहती वाओ तुम्हारी आँखें कितनी प्यारी है ना, तो तुम कितनी प्यारी आँखें बाद में पता चला उस लड़की को कि वो लड़का तो ब्लाइंड है। ओहो! ओह माय गॉड! हाँ, तो ये होता है। या सो बहुत सही रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कॉलेज का भी। हुँ, फिर उसके बाद बात आई कि अब क्या करें आगे? अब तो कुछ ऐसा करना है, जैसे थर्ड ईयर में हम लोग थे तो। हुँ। उस टाइम पे बात चली कि क्या करें? एमबीए, ये वो इतनी सारी चीज़ें, यार एमबीए तो सब कर रहे हैं, तो बिल्कुल कॉमन सी चीज़ हो हाँ, चुकी है। मतलब ऐसे भेड़-चाल हो गई थी एमबीए उस भेड़-चाल, टाइम पे उस टाइम हाँ। पे तो बहुत हो गई थी। अब तो फिर भी मतलब लोग वही करते हैं जिनको करना है। उस टाइम पे हाँ। भेड़-चाल हो गई थी। तो हमें लगा नहीं, ये तो मुझे अगेन
मैं कैसे कर लूँ वो चीज़ जो सारी दुनिया कर रही है। वो मुझे नहीं करना था। हाँ। ढूँढो क्या करें? एमसीए करते हैं। वाह! ये तो कुछ ज़्यादा लोग नहीं करते। हाँ, तो हाँ। उसके लिए फिर मैंने बहुत प्रिपरेशन किया और एमसीए के लिए काफ़ी मतलब मैंने प्रिपरेशन किया। जैसे जब भी मुझे कुछ करना होता था उसके पीछे मैं हाथ धो के पड़ जाती थी। वो मैं हाँ। फिर छोड़ती नहीं थी। हुँ, वैसे हुँ। मैं बहुत ढीली रहती थी। हुँ। तो ग्रेजुएशन में तो मेरे ऐसे-तैसे ही नंबर आए, लेकिन एमसीए में मैंने जो हमारी टॉप की यूनिवर्सिटी है इंडिया की, जो कि आईआईटीज़ के बीच में रैंक होती थी 1990s में, दैट वाज़ पुणे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेरा आह! एडमिशन हुआ। ओह! एंड दैट वाज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी और मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हुँ, फिर हुँ। मैं वही देखा कि जहाँ पे आप मेहनत करो आपको ज़रूर मिलता है, उसका फल ज़रूर मिलता है। हुँ, तो हुँ। अब पुणे जाना था, मेरे पापा थोड़े कंज़र्वेटिव थे इस मामले में। हुँ। उन्होंने बोला नहीं बेटी को मैंने बाहर नहीं भेजना। यहीं पे हुँ। पढ़ाई करो जो भी पढ़ाई करनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, पुणे क्यों? मेरी हुँ। मम्मी उस टाइम पे मम्मी वाज़ एट माय सपोर्ट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि मम्मी खुद हॉस्टल में पढ़ी थी। हुँ। तो मम्मी ने बोला नहीं जब इसका टॉप की यूनिवर्सिटी में हुआ है, मैं इसको कहीं और नहीं भेजूँगी। हुँ। इसको हम पुणे में ही भेजेंगे। हुँ, तो हुँ। पापा ने बहुत मना किया लेकिन मम्मी एडमेंट थी तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर और मैं फिर पुणे गई। अब पुणे जब गई, पुणे में तो सब पेइंग गेस्ट की तरह रही और हाँ। पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे हैं और विज़न गिर रही है। हालाँकि बहुत स्पीड पे नहीं गिर रही थी उस टाइम पे क्योंकि अगेन आई वाज़ अ केयरफ्री काइंड ऑफ पर्सन हुँ। लेकिन गिर रही थी। हुँ, हुँ। और इतना वहाँ पे नाइट में खुद मैनेज करना सब कुछ तो माय रूममेट वाज़ वेरी गुड I'll mention her name because I really like her and she supported me a lot in everything. मंजरी गोयल उसका नाम है। शी इज़ फ्रॉम राजस्थान, धौलपुर अरे वाह! और अभी वो यहीं पे गुड़गाँव में ही है वाह! एंड शी इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स आई वुड से और इतना मतलब वो ऐसे लगता था कि वो मुझे देखती रहती है। अगर जैसे ही कोई डेप्थ परसेप्शन में जैसे दिक्कत थी, कहीं पे भी होती थी वो भाग के आ जाती थी जसदीप एंड शी यूज्ड टू होल्ड माय हैंड, रुक जाओ वॉव! एंड शी वाज़ अमेजिंग एंड मेरे से 1.5 साल बड़ी थी हाँ। और बिल्कुल एक एल्डर सिस्टर की तरह उसने मेरा ख़्याल रखा। मैं बिल्कुल पैम्पर्ड चाइल्ड इन माय होम लेकिन उसके साथ रह के मैंने ज़िंदगी को जीना सीखा एक डिफरेंट तरीके से। कैसे हुँ। बोल्डली हम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। कैसे हम किसी भी तरह की सिचुएशन है तो उसमें हम एक बोल्डनेस कैसे लेके आ सकते हैं। वो धौलपुर में थी, चंबल के पास जो एरिया है और जानता हूँ हम उसको धौलपुर, हाँ। फूलन देवी भी बोलते थे। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बहुत पर्सनैलिटी थी उसकी। शी वाज़ वेरी स्मार्ट एंड बहुत अच्छी, देखने में भी अच्छी थी और वेरी बोल्ड। तो आई ओव अ लॉट टू हर बिकॉज़ उसने मुझे बोल्डनेस दी जो कि मैं आज अपने अंदर महसूस करती हूँ, तो मैं उसको थैंक करती हूँ। और हुँ। साथ में हम लोगों ने बहुत अच्छे टाइम भी बिताए, बुरे टाइम भी बिताए, खट्टी-मीठी यादें बहुत हैं हमारी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार। और उस टाइम पे मेरे को दिक्कतें बहुत हुई क्योंकि मैंने अ, लाइन्स भी मिक्स जैसे होती थी हमारे जब हम पढ़ रहे हैं तो ऊपर-नीचे की लाइन्स मिक्स हो गई। एक-एक पैराग्राफ को मैं कभी-कभी 5-5 6-6 बार पढ़ती थी और मुझसे बुक्स पढ़ी नहीं जाती थी और मैं बुक्स को साइड पे रख देती थी। मैं कहती क्या करूँ मैं इस बुक्स को पढ़ के? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, कितनी बार पढ़ूँ मैं उसी चीज़ को? मतलब मेरे को लग रहा है मैं ही डम्ब हो चुकी हूँ। आई एम अ डम्ब पर्सन ऐसे लगने लग जाता था। हाँ। और कंप्यूटर्स वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ अ प्लेफुल थिंग फॉर मी और मैं यूनिक्स पे काम करते थे हम। हाँ, तब लिनक्स, यूनिक्स ये सारी चीज़ें आते हैं, या हाँ। या अरे रे रे रे! हाँ, तो यूनिक्स में और सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे और ब्लैक स्क्रीन होता था, उसपे व्हाइट से लिखा होता था, तो आजकल हाई कंट्रास्ट करते हैं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी मेरे लिए वो था और हाँ। बहुत अच्छा मैंने वहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखी और इतना ग्रिल करते थे, आप ये सोच लीजिए कि हमें एक बार प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना था यूजिंग सी जो आजकल तो हम यूज़ कर रहे हैं, वी एक्चुअली क्रिएटेड इट और हुँ। उसमें हमने एक बार ऐसा टाइम आ गया था जब प्रोजेक्ट सबमिशन था, हमें 4 दिन 4 रातें मैं जागती रही थी। अरे बाप रे! आई डिड नॉट स्लीप बिकॉज़ वी हैड टू सबमिट दैट प्रोजेक्ट और अगर मैं सो जाती तो फिर वो नहीं होता और फिर चौथे दिन जब हमारी बिल्कुल हालत खराब हो गई क्योंकि दिमाग तो काम नहीं करना था। अब हुँ। 4 दिन 4 रात जाग के आप क्या कर लोगे? सही बात है। उस टाइम पे लेकिन दिमाग कहाँ होता है बच्चों में। हाँ। उस टाइम पे तो जुनून होता है और उस जुनून में हम लगे रहे। उस बस लेकिन हुआ क्या कि उस जुनून से जब हम काम तो कर रहे थे लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ तो हमारी प्रोफ़ेसर ने हमें बुलाया, "तुम लोग घर जाओ, पहले जाके सो, उसके बाद तुम यहाँ पे आना।"
और उसके बाद काम करना, ऐसे नहीं चलता। तो उस टाइम पे भी ये सीखने को मतलब ये सीखने को मिला कि सिर्फ़ जुनून से कुछ नहीं होता है, आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। मैं उन 4 दिन 4 रातों के बारे में अभी भी थोड़ा-सा आपको रोकूँगा हुँ। कि मतलब वो चौथे दिन के बारे में ज़रा डिटेल में बताओ यार। वो जब हुआ कि आप लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नशे में गिर गए। जी, बिल्कुल, हाँ, यही था। तो मतलब ऐसा हुआ, ऐसा लगा कब कि भाई साहब अब तो नशा सही हो गया, अब क्या किया जाए? एक्चुअल में हुआ क्या कि जैसे एक दिन सही पहला दिन सही था, दूसरा दिन भी ठीक था। हुँ, तीसरे दिन में ऐसे लगने लग गया कि हाथ-वाथ ना थोड़े ठीक से चल नहीं रहे हैं हुँ, और 1 घंटा वहीं पे क्लास में जैसे नीचे हम गए, नीचे वहीं पे बेंच के ऊपर ऐसे ही सो गए सर रख के। फिर हुँ, उसके बाद लगा ये तो कुछ तो चल नहीं रहा है। वो जब उठी तब भी मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने पैर आगे-पीछे चल रहे हैं, कुछ हो रहा है, फिर बड़ी मुश्किल से अच्छा यार चाय पी के आते हैं, ऐसे करके फिर वापस आए और जब चौथे दिन तो ये हो गया था कि मेरे को कोई उठा के कहीं बिठा दे, इतनी हालत खराब हो गई थी और जब हमारी शक्लों के 12 बजे हुए थे पूरे के पूरे। ओए होए! पूरे और मैं मतलब इतना बुरा हाल मेरी शक्ल का कभी नहीं होगा, बिल्कुल 12 बजे थे और हमारी प्रोफ़ेसर ने जब हमें आके देखा लैब के अंदर, हुँ, तो उन्होंने हमें अपने हम हमारे मेरी एक्चुअली मैं थी और मेरी एक और टीममेट थी, हम दोनों का ही जो मॉड्यूल है वो वर्क नहीं कर रहा था, हुँ, अटका हुआ था और क्योंकि उसके मॉड्यूल पे मेरा मॉड्यूल भी डिपेंडेंट था, तो मैं भी बैठी हुई थी वहाँ पे। हुँ, और एक बड़ा अजीब-सा वो हम लोग बैठे हुए हैं और होता है ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमने करना है। तो हुँ, जब प्रोफ़ेसर ने ये देखा और देखा कि हाथ भी नहीं चल रहे हैं लोगों के, बॉडी भी इतनी खराब है, तो उनको देख के पता चला, वो कहते हैं, "यू प्लीज़ कम टू माय रूम।" और फिर हम उनके रूम में गए, तो उन्होंने हमें बहुत डाँट लगाई और हमें भेज दिया अपने रूम। मतलब बड़े ज़िद्दी किस्म के लोग थे यार। वो कुछ लोग बहुत खुशकिस्मत थे, जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे और हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। आहा! You summed it up all सच में। हाँ, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया और आखिर में दोनों को अधूरा छोड़ वाओ! तो ये ऐसे ही पता नहीं शायद फैज़ की ये नज़्म है, हाँ, फैज़ ही की नज़्म है ये। या तो उसकी कुछ ऐसे याद आ गई मुझे मैं मतलब मैं बिल्कुल वो अंदर सोच रहा था। तो आपने जो है एमसीए भी कर ही ली, जी, जी, कैसे भी। जी। म्यूज़िक में कैसे आना हुआ? म्यूज़िक म्यूज़िक में मेरा आना हुआ बाद में, काफ़ी बाद में। म्यूज़िक का सफ़र भी मैं शुरू करती हूँ और अच्छा ये मैं बता दूँ कि बाइक्स मैंने एमसीए में चलाई थी, वो भी अपने फ्रेंड्स की अरे! और उनकी चाबियाँ लेके जब भाग जाती थी मैं हाँ, हाँ, और हाँ। मैं भाग जाती थी और मैं बाइक लेके भाग जाती थी और बेचारे अपनी चाबियाँ फिर छुपाने लग गए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपने फ्रेंड को ले गई और उसको पीछे बिठा लिया। मैंने कहा चल मैं तेरे को आज राइड पे लेके चलती हूँ और मैं बाइक चला रही थी और पुणे के पास पहाड़ियाँ हैं, वहाँ ले गई। वहाँ पे सामने से ट्रक आया और थोड़ा-सा तो दिखने में दिक्कत था मुझे। हाँ। तो मैंने कहा अब तो ये बच नहीं पाऊँगी, मैंने साइड पे उतारी और साइड पे उतारी तो बिल्कुल जिस जगह पे मैंने ब्रेक मारी सामने खाई थी। और ओह! उस दिन हम शिट! गिरते-गिरते बचे और उस फ्रेंड ने तो मेरा नाम बायकॉट करके रख दिया कि जसदीप अब मेरे पास आस-पास नहीं ओफ! भटकेगी। तो मुझे लगा मैं ये आपको बताऊँ ये भी इंसिडेंट। ओह शिट! तो ओह शिट! ये सब भी किया है मैंने। ओह! होए होए! मतलब आज आज हम पॉडकास्ट सिर्फ़ इसीलिए कर रहे हैं कि आपके उस फ्रेंड ने आपको बायकॉट किया। थैंक्स टू हिम और हर वो जो भी हैं। हिम यस। बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने और मैं अब आपको दावत दूँगा कि अब आप जो है बाइक-वाइक पे आएँ, थोड़ा लेके आएँ। तो फिर से आप चाबी दें, यहाँ सोसाइटी में चलाएँ और यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक थोड़ा बहुत चला लें अपना जो है। जी, बिल्कुल। अरे भाई! उफ़! तो हाँ, म्यूज़िक फिर उसके बाद तो ख़ैर जॉब चली और मैं मेरे हस्बैंड को भी मैं
तब मिली जब एमसीए की ड्यूरिंग ही हमने इंटर्नशिप की थी, मारुति अच्छा। में मिले थे हम लोग। हाँ। और मारुति में ही वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे और मैं आईटी डिपार्टमेंट में थी। हम हाँ। इंटर्नशिप कर रहे थे दोनों ही। एंड हम लोग का सेम बस था एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। और हाँ। फ्रेंडशिप ही थी, बहुत देर तक फ्रेंडशिप ही रही। और लाइक जब जाने का वक़्त आया, जब मैं पुणे, मतलब इट वाज़ लाइक मेरा तो इंटर्नशिप खत्म हो गया हुँ। और जाने का वक़्त आया, तब शायद लाइक हमारी फ़ोन कॉल्स बढ़ने लग गई एंड वी काइंड ऑफ स्टार्टेड मिसिंग ईच अदर और इस तरह की अरे! बातें शुरू हुई। तो कर तो हमें लूँ एतराफ़े मोहब्बत, मगर तुम फसाना बना तो ना दोगे। मैं तुम्हें खत तो लिख दूँ मगर तुम दोस्तों को दिखा तो ना दोगे। तो भाई साहब देख रहे हैं आप लोग, कहाँ-कहाँ से ज़िंदगी। ख़ैर आगे सुनाओ आगे, बड़ा बढ़िया लग रहा तो फिर मैं पुणे चली गई और फिर वही खतों का सिलसिला शुरू हुआ। है। आह! तो हम खत लिखे जाते थे और फ़ोन हैं? कॉल्स होती थी। जी, कार्ड्स एक्सचेंज किए जाते थे। हाय! और फिर मेरे लिए गिफ्ट्स आते थे और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि यार हमारे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं भेजता, तुम्हें ही क्यों गिफ्ट आते हैं दुनिया भर के। और मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट पता है क्या भेजते थे? जस्ट इमेजिन, क्या? हल्दीराम की भुजिया का पैकेट। ओए होए! अच्छा तभी जो है हाँ, ठीक। बेटा तू कैमरे के पीछे हँस सकती है। मैं उफ़! नमकीन के पैकेट। हाँ। और मेरे फ्रेंड्स सारे कहते थे चलो हम हमारे लिए तो कुछ आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह! और मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था डीपी, दिव्य प्राण सान्याल उसका नाम, हम उसको डीपी बोलते थे, बंगाली था। हाँ, और हाँ। वो मुझे सबसे ज़्यादा छेड़ता था। हाय, हाय! यार ये लड़का कौन है जो तुझे इतने गिफ्ट भेजता है? मुझे भी फ्रेंडशिप करवा इससे। उफ़! तो ऐसे ही चलता रहा एंड एमसीए खत्म हुई। और एमसीए खत्म हुई तो हम लोग दिल्ली आए, जॉब वगैरह चला तो वहाँ पे भी मतलब मेरे हस्बैंड उस टाइम पे लाइक हमारा अफेयर स्टार्ट हो गया था एंड हाँ। वी वर लाइक अच्छा, मतलब हम लोगों का रहता था, कभी मिलते भी थे, कभी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मुलाकात हो पाती थी, बट क्योंकि मेरा बस भी वही था ऑफ़िस का, तो ऑफ़िस की बस से जाते थे, ऑफ़िस की बस से आते थे, लेकिन मिलते थे बीच-बीच में कभी। हुँ। एंड चलते-चलते फिर आगे जैसे सिलसिला चलता रहा और पेरेंट्स को अब हुआ बाय चांस ऐसा कि कोई मेरा कार्ड मेरे मम्मी के हाथ लग गया, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा था। उफ़! और मेरे हस्बैंड के घर में पता नहीं था कि ये ऐसा कुछ सीन है। हाँ। अब मेरी मम्मी ने जब वो कार्ड देखा तो मम्मी ने बोला कि ये क्या है? तो अब हाँ, मैं क्या मतलब बोलूँ कि ये क्या है? हुँ, तो जो मेरा भाई था जो बीच वाला जिसको आइज़ में दिक्कत थी, तो वो बीच में थोड़ा आया कि समझाने की कोशिश की, अगर है तो कोई बात नहीं, हुँ। बिकॉज़ जैसे पता ही है कि विज़न में दिक्कत है और ये है एंड समबडी इज़ रेडी, तो फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? सही बात है। तो मम्मी-पापा को लगता था कि नहीं, बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ अ तमिलियन हुँ। एंड बहुत ज़्यादा कल्चरल डिस्पैरिटी जैसे होती है और उनको लगा कि ये तो चलेगा नहीं एंड कैसे आगे बात बढ़ेगी, तो ये लड़की ठीक नहीं कर रही है, हम इसके लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूँढ ही लेंगे अपनी कम्युनिटी में। और फिर मेरे हस्बैंड को भी मैंने बताया कि ये सब है, तो उन्होंने बोला अब तुम मेरे घर में तो पता लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब मेरे पेरेंट्स को पता होना चाहिए इस बात का। हुँ। अब क्या करें? मैंने कहा अब क्या करूँ मैं, अगर तुम्हारे घर में पता होना चाहिए, मैं कैसे बताऊँ उनको? देन हुँ। ही सेड कि तुम मुझे कॉल करो घर में जब मैं होता हूँ और बहुत ज़्यादा कॉल करो। मैंने कहा ये क्या होगा? कहते करो तो सही एंड मैंने हाय! कॉल करना शुरू किया। जब मेरे कॉल बहुत ज़्यादा गए तो फिर उनके घर में भी क्वेश्चन्स उठने शुरू हो गए हुँ। कि ये कैसे कॉल आ रहा है। और मतलब फाइनली फिर ऐसे-ऐसे हुआ बहुत दोनों के घर में ही बोला कि नहीं, कल्चरल डिस्पैरिटी है, नहीं होगा। और फिर लेकिन यही हुआ कि धीरे-धीरे करके सब मान गए और वी गॉट मैरिड इन 2001। धीरे-धीरे करके सब मान गए और आपने बकौल फैज़
ये कहा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आहाहाहा! क्या बात है राजीव! लेकिन पूरा नहीं समझ में आया मुझे, इतनी उर्दू नहीं आती मुझे। नहीं, वो आपके लिए नहीं, आपके लिए तो खैर मैं आपको तो ऑफ द कैमरा भी समझा सकता हूँ, जी, लेकिन मेरी ऑडियंस ऐसी है जिसे समझ में आती है। क्या बात है! तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग इससे एक सोशल मैसेज भी जा रहा है कि क्योंकि एक तो विज़न में प्रॉब्लम आ रही है और उसके बाद भी कोई लड़का मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कहूँगा, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो अपने अपनी तरह का समझ रहा है, अपने बराबर ही का समझ रहा है, तभी कोई आपसे जो है सारी ज़िंदगी बिताने के लिए जी, तो इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि हमको एक्सेप्ट कर रहा है यार। तो जी। क्योंकि ज़िंदगी बिताना इज़ नॉट जस्ट लाइक वो कोई एडजस्टमेंट नहीं नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है। हुँ, वो आप ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो आपको वो भूल जाना है कि उसमें क्योंकि यार गुलाब की खुशबू से सबको मोहब्बत है ना। जी, गुलाब देखने में भी अच्छा लगता होगा मेरे ख़्याल में, बिल्कुल, बहुत लेकिन खूबसूरत। लेकिन लेकिन उसके काँटों को कौन एक्सेप्ट करेगा, सही बात है ना? सही तो बात है। अगर गुलाब है तो काँटे तो हैं ही ना, बिल्कुल। तो ये भी सोशल मैसेज जाता है। तो ख़ैर शादी-वादी हो गई। जी। और फिर उसके बाद आगे मैं जैसे जॉब कर रही थी उस टाइम पे तो बहुत एक बुरा दौर आया आईटी इंडस्ट्री के लिए। बहुत बड़ा रिसेशन 2000s में जो आया था 2000 2001 में और बहुत सारी कंपनीज़ बंद हो गई थी उस टाइम पे और हमारी कंपनी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। और लाइक वी वर मोर देन 100 और 20-25 रह गए थे बिकॉज़ बाकियों को ले ऑफ कर दिया था। हालाँकि आई वाज़ द लास्ट वुमन इन द कंपनी बिकॉज़ कुछ ऐसा सिचुएशन था कि वो मुझे नहीं कर पा रहे थे बिकॉज़ आई वाज़ द ओनली पर्सन इन दैट प्रोजेक्ट। हुँ। लेकिन वो ज़्यादा नहीं चल पाया बिकॉज़ दे हैड टू स्टॉप द ट्रांसपोर्ट एंड ऑल वो सब फैसिलिटीज़ एंड फाइनली ऐसा हुआ कि देयर वर ओनली 5-6 पीपल इन द कंपनी और बाकी सबको ले ऑफ कर दिया गया था बाप एंड आई वाज़ लेड ऑफ एट दैट टाइम और एक अगेन अ वेरी बैड पीरियड इसलिए भी आ गया क्योंकि मेरी विज़न भी काफ़ी कम हो चुकी थी और अगर मैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाती थी तो सामने पता चल जाता था हुँ। दैट बॉडी लैंग्वेज से एंड दिक्कत ये थी कि बिकॉज़ आई वाज़ लो विज़न तो उन लोगों को लगता था बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। अब मैं बताती इसलिए नहीं थी कि अगर मैं बता दूँगी तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी। व्हाई वुड दे एम्प्लॉय अ विजुअली आज इम्पेयर्ड भी होता पर्सन? है ये बात तो ये तो। या तो वो डर बहुत ज़्यादा था और डर था ये डर था कि पता ना चल जाए और इतना सारा जब इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जब आप जाके इंटरव्यू देते हो इट बिकम्स वेरी टफ थिंग और ऑब्वियसली जो एचआर के लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग तो मेरे टेक्निकल राउंड्स क्लियर हो जाते थे एचआर में जाके मैं फंस जाती थी हुँ। बट बाय चांस ऐसा हुआ कि एक कंपनी में मैं गई जो कि इन्फोगेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अगेन मेरा टेक्निकल जो टेस्ट एंड इंटरव्यू इतना ज़्यादा अच्छा हुआ और वहाँ का एचआर इतना स्ट्रॉन्ग जैसे बोल सकते हैं कि दैट पर्सन जो एचआर का बंदा था ही वाज अ लिटिल बोल सकते हैं कि काइंड हार्टेड बोल दो या जो थोड़े कॉर्पोरेट के देसी लड़के कहते हैं एचआर बहुत मक्खन है। मक्खन हाँ, मक्खन। व्हाई सो क्योंकि वो एचआर वाले रंगोली बनाने को नहीं कहते। समझ रहे हो ये जोक? मुझे नहीं समझ आया राजीव कई बार तुम ऐसी बातें बोलते हो अ, अच्छा तो एचआर एचआर वाले ना हुँ, उनको क्या काम होता है, हुँ, एचआर वालों ने अगर आपको खाली देख लिया, हाँ, अमूमन तो आप वो सुखी नहीं रहते, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ट्रू लेकिन ये जो मक्खन एचआर होती है ना, वो कहती है कि ठीक है यार, ये भी तो इंसान ही है ना। तो बस फिर हाँ, वो हाँ, मक्खन ही थे। हाँ, तो यस वहाँ का एचआर डिपार्टमेंट थोड़ा इस तरह का था, हाँ, मक्खन। हाँ। तो अम, तो उन्होंने मुझे यही बोला इवन दैट एचआर गाय एक्चुअली मुझे उसने बुला के स्पेसिफिकली बोला कि यू आर सो गुड टेक्निकली लेकिन तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज का जो दिक्कत है ना हुँ, अगर तुम दूसरी कंपनीज में जाओगे वो लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे हुँ, बट बिकॉज तुम्हारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस था
हम लोग तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकते, वी वांट पीपल लाइक यू। एंड आई गॉट सिलेक्टेड, और लेकिन मेरा विजन मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। और हुँ, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो अपनी गाड़ी में जाती थी, और ड्राइवर एक हायर किया हुआ था, और घर से बहुत प्रेशर था। हुँ, अकेली लड़की जा रही है ड्राइवर के साथ, इट्स नॉट सेफ, दिखता भी नहीं है इसको ठीक से, कैसे हुँ। मैनेज करेगी? ससुराल से था या मायके से ज़्यादा था। अच्छा, ससुराल वाले को भी थोड़ा-सा था, बट मायके से बहुत ज़्यादा था। हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं मेरे लिए। हाँ, हाँ, हाँ। और बार-बार रोका गया, बट मैं वही ज़िद्दी, मैं तो नहीं मानूँगी, आप जो मर्ज़ी कर लो। हाँ, तो मैं गई, जाती रही, बट हुआ कुछ सिचुएशन ऐसा कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हुँ, वो अमेरिका गए, हुँ। बिकॉज़ मेरी सिस्टर इन लॉ वहीं रहती थी। हाँ, हाँ, तो हाँ। दे वेंट देयर, और मुझे पीछे से अब ऐसा हो गया कि अब घर में रहना तो अकेले रहना है और सारा कुछ मैनेज करना है। तो वो सब था दिमाग में, लेकिन ये था कि चलो एक काम करते हैं, 2-3 दिन मैं मम्मी के घर रह लेती हूँ, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम मम्मी के घर रहने चले गए। हमने कहा चलो घर में कोई था नहीं, तो हुँ, थोड़ा एन्जॉय करते हैं, वहाँ रहते हैं। हुँ, हुँ। और मेरे ड्राइवर को ये बात पता थी। अब किसने करवाया, क्या करवाया मुझे पता नहीं, हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी। और उस टाइम पे भी ये सब फिर बहुत ज़्यादा, और ये ड्राइवर ने करवाया है, ये लड़की जा रही है, इसको समझ नहीं आता है, ये तो हमेशा उल्टे काम करेगी, क्या हुँ, करेगी ज़िंदगी में। हुँ, बट हुँ। फिर भी मैं जाती रही, मेरे को लगा कि चलो यार, वो तो पुलिस का काम है, ढूँढ लेंगे किसने चोरी की है, मतलब व्हाई डू आई हैव टू स्टॉप माय सेल्फ। सही बात है। और फिर उसके बाद लेकिन रुकी मैं कब, जब मैं कॉर्पोरेट, अपना जो हमारी कंपनी थी, वहाँ पे जो स्टेयर्स थे वो वैसे वाले स्टेयर्स थे जो एक साइड से थोड़ा पतले होते हैं और दूसरे से थोड़ा मोटे होते हैं ना। हाँ, हाँ, और हाँ। जहाँ पे पतले वाली साइड पे उन्होंने क्या रख कर दिया कि गमले रख दिए, अरे यार! और रेलिंग भी वहीं थी। हाँ। और मेरे लिए बड़ा टफ सिचुएशन। हुँ। मैं एक दिन तो उतर गई, और जब दूसरे दिन मैं उतरने लगी तो मेरा पैर स्लिप कर गया, और मैं बहुत बुरी तरह से गिर गई, और मेरा टेलबोन फ्रैक्चर हो गया। ओह बाबा! और इतना बुरा फ्रैक्चर हुआ कि मुझे 6 महीने का बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोला। अच्छा। और मैंने फिर कंपनी में बोला कि इस तरह का सिनेरियो है, तो उनको लगा कि आप इतने दिन रेस्ट कर लो, देखो फिर कैसे आ सकते हो, एंड ऑल दैट। तो हुँ, 2 महीने रेस्ट करके मैंने फिर बोला डॉक्टर को नहीं चलेगा, तो उन्होंने बोला कि आप एक कुशन लो, कुशन को बीच में से काट दो, हुँ, तुम्हारे टेलबोन के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, देन यू कैन सिट। हुँ, और मैं फिर जाती थी कंपनी में, तो मैं अपनी गाड़ी में भी उस कुशन पे बैठती थी, अपनी सीट पे भी उस कुशन पे बैठती थी। हुँ, ऐसे करके चलाया, लेकिन चला नहीं। हुँ। बिगड़ गया काम, और फिर मुझे कंपनी मतलब छोड़ना पड़ा। छोड़ना भी पड़ा, और वहाँ से भी थोड़ा-सा हो गया था, बिकॉज़ उनको लगा यार ये तो पता नहीं क्या चल रहा है इसका, एंड बिकॉज़ दे दे वांट पीपल हू कैन रियली वर्क प्रॉपर्ली, और इस तरह का समझ नहीं आता। और एक और सिनेरियो मेरे को उस कंपनी में ये हो गया था, क्योंकि मुझे क्लाइंट जो था हमारा, जिस प्रोसेस में मैं काम कर रही थी, वो क्लाइंट ने मुझे बोला कि अ, ये लड़की हमें चाहिए अपने प्रोजेक्ट पे, एंड वी वांट हर टू कम टू यूएस। हुँ, अब मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन हो गई। हुँ, हुँ, आई हुँ, कैन नॉट सी प्रॉपर्ली, हाउ विल आई हुँ, मैनेज इन यूएस? हमारी टीम में 4 लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी, हुँ, हुँ। और मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या करूँगी? आँखों को से तो दिखता ठीक से है नहीं, और किसी को बताया भी वही नहीं। या तो यार पूरा दिखना बंद हो जाए या तो ये थोड़ा-सा बहुत दिक्कत होती है। लटक जाता है बंदा बीच लटक में। जाता है, राइट। हाँ। अब दिक्कत ये हो गई कि मेरे को वहाँ पे भी मना करना पड़ा, तो मेरा एक तरह से ना बनता गया कि ये पता नहीं शी इज़ नॉट फुली इनटू द कंपनी और ये सब, तो सिनेरियो बना नहीं। और एक तरह से जब मैं गिर गई तो फिर काम बिल्कुल ही खत्म हो गया, एंड आई हैड टू रिज़ाइन। मतलब मुझे बोला गया कि आप रिज़ाइन कर दो, हुँ, कि नहीं चलेगा। ठीक है, हुँ, मैंने रिज़ाइन कर दिया। अब रिज़ाइन कर दिया तो मैं जबकि नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था, बट क्या कर सकते हैं। देन आई सैट एट होम, सोचती रही क्या करूँ, क्या करूँ? टफ सिचुएशन, बहुत ज़्यादा अपने आप को एकदम सिक्लूड कर दिया, और एक बहुत बेकार सा सिचुएशन हो गया, और एक पूरा डिप्रेशन तो नहीं कह सकती, लेकिन सैडनेस का बहुत बड़ा एक फ़ेज़ आया मेरे लाइफ़ में, और समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ? फिर हुँ, उसके बाद मैंने सोचा यार ऐसे तो मैं बैठ नहीं सकती, दिस इज़ गोइंग नॉट गोइंग टू टेक मी एनीवेयर। तो फिर मैंने कहा कि कुछ तो करो, फिर मैंने मार्केटिंग ट्राई किया, टपरवेयर उस टाइम पे बहुत चलता था, एमएलएम मार्केटिंग। फिर हाँ, इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए मैंने अप्लाई किया, और उन वो पूरा कोर्स किया, वो कोर्स मैंने क्लियर किया। अगेन आई आई एक्चुअली टॉप्ड देयर आल्सो।
और वहाँ पे मैंने फिर जब कोर्स क्लियर किया तो मेरा वो मैंने शुरू किया मार्केटिंग। अब हुँ, मैंने कहा चलो मार्केटिंग अब पकड़ते हैं इसको। और हुँ। मैंने कोल्ड कॉलिंग्स करती थी, नंबर्स निकालते थे और सबको कॉल कर कर के हाँ, इंश्योरेंस हाँ, लो, हाँ, पूरा हाँ। कोल्ड कॉलिंग। अरे यार! ये तो बहुत ही खतरनाक। हाँ, बहुत खतरनाक लेकिन बहुत पेनफुल। हाँ। बहुत पेनफुल बहुत, बहुत। बिकॉज़ सामने वाला बंदा बोल देता था, "आप कितनी बार कॉल करोगे? हमें नहीं चाहिए ना, समझ नहीं आ रहा आपको एक बार में।" हाँ, वही वो तो यू सब नो दैट वाज़ वेरी टफ टाइम फॉर मी और मुझे लगा ये तो मेरे बस की है नहीं। और हाँ। मैंने कहा मैं शायद मार्केटिंग के लिए बनी ही नहीं हूँ, मैंने गलत डिसीज़न ले लिया। हुँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये आगे मेरे काम आने वाला है। जो हुँ। मैं आज इतना इसमें मैं बिल्कुल उसमें बहुत बुरी तरह फेल हुई, बहुत बुरी तरह। हाँ। लेकिन वो मेरा जो फेलियर था उसने मुझे आगे के लिए रास्ता खोला। हाँ, और मतलब आप डरे नहीं। हाँ, नहीं उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था। अच्छा। बिल्कुल, मैं हुँ। बहुत बुरा लगा कि मैंने तो बिल्कुल कर नहीं पाई और मैं बिल्कुल अचीव ही नहीं कर पाई इसको मतलब क्या किया मैंने मतलब लाइफ में एंड अपने आप को कोसा भी, सब कुछ किया। हुँ, मतलब जैसे सब करते हैं वैसे ही किया मैंने भी। फिर हुँ। उसके बाद मुझे पता चला कि जहाँ पे मेरा भाई काम करता है डेज़ी कंसोर्टियम में जो बीच हुँ, वाला भाई तब तक वो भी डेज़ी कंसोर्टियम में काम करने लग गया था एंड तो वहाँ पे उसने बोला कि एक टेक्निकल राइटर की रिक्वायरमेंट है। हुँ, हुँ, तो हुँ। तू करेगी बिकॉज़ ही न्यू दैट मुझे राइटिंग का शौक है और मैंने कहा और टेक्निकल भी है मेरा साइड। और प्रोडक्ट भी आप डीयू के ही हो। डीयू का प्रोडक्ट मतलब उससे क्या मतलब है इसका? डीयू, जेएमसी सिक्योरिटी में लगे सारी चीज़ें देख-भाल के तो और फिर जो है मोहब्बत-वोहब्बत बड़ा जानते हो वाला मामला वो तो लिखना तो आ ही जाता है। जिसने जिसने दिल की टेक्निक्स पे चीज़ें लिख दी वो तो फिर छोटी-मोटी चीज़ों के लिए तो है ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो मैंने वहाँ पे सैंपल्स भेजे, जैसे बाकी सब लोगों ने भी भेजे और मेरे सैंपल सेलेक्ट हो गए एंड आई गॉट दैट प्रोजेक्ट और मैंने फिर जो ओबी एक सॉफ्टवेयर है, मोस्ट ऑफ द ब्लाइंड पीपल नो अबाउट इट, बीआई कम्युनिटी में जानते ही हैं, एक ऑडियो बुक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है, हाँ, डेज़ी हाँ। कंसोर्टियम ने जो डेवलप किया है, उसका हेल्प मैनुअल पूरा मेरा ही लिखा हुआ है। अच्छा, एंटोबी का भी जो हेल्प मैनुअल है, वो पूरा मेरा लिखा हुआ है। अच्छा। और मैंने डेज़ी कंसोर्टियम के साथ आई वाज़ एसोसिएटेड फॉर अराउंड 14 इयर्स ओह! और उनका पूरा मैंने जितना भी मैनुअल अपडेट्स और उनका आप वेब कितने डॉक पुराने हो यार? कितने पुराने हो? मतलब 11 और 7 आप ये लगाओ कि 11, 7, 18, 18 साल से तो मतलब म्यूज़िक आप कर रहे हो। 14 साल डेज़ी कंसोर्टियम को दिए म्यूज़िक पे आता हूँ मैं अभी, तमीज़ से आऊँगा मैं। जी। हाँ, तो डेज़ी कंसोर्टियम में ही मतलब मैंने फिर ये काम किया और हाँ, साइड बाय साइड मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि राइटिंग और मुझे शौक था बचपन में जब मैंने पहली पोएम लिखी थी आई वाज़ इन 4th क्लास हुँ, और एक बॉयज़ एंड गर्ल्स की डिस्पैरिटी के ऊपर मैंने पोएम लिखी थी इंग्लिश में अच्छा, एंड वो मेरी पोएम छपी थी हमारे स्कूल की जो बुक होती थी उसके मैगज़ीन अंदर में मैगज़ीन हाँ, में। हाँ, तो राइटिंग का मुझे शौक बचपन से था और मैं हुँ, लिखती थी, बहुत लिखती थी, मैंने शायरी भी लिखती थी और वाह! कविताएँ वाह! भी लिखती थी। हाँ, तो करते-करते जैसे आगे जब यहाँ तक पहुँचे अ तो डेज़ी कंसोर्टियम में फिर मैंने राइटिंग का किया और राइटर्स ब्यूरो मैंने जॉइन किया यूके का जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रिएटिव राइटिंग कोर्स होता है। हाँ, उसमें हाँ, फ़िक्शनल, नॉन फ़िक्शनल सब कुछ सीखा मैंने वहाँ पे राइटिंग के नुआंसेस क्या होते हैं और मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ उस टाइम पे लिखी और जो लिख के मैंने अपने लैपटॉप में छोड़ दी और उसी टाइम पे मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया जो मेरा वर्डप्रेस पे है जिसमें मैं अपनी पोएम्स मेरी अभी भी हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ जो मैं लिखती थी उस मैं टाइम पे। डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक। जी, थैंक यू सो मच। तो उस टाइम पे मैंने उसमें लिखी, अभी मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ उस ब्लॉग पे लेकिन उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी थी हुँ, और मैं डालती रहती थी। उससे ज़्यादा मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई हैं जो मैंने कभी डाली नहीं और तो चोरी करना पड़ेगा लैपटॉप आपका। जी, तो वो शॉर्ट स्टोरीज़ ही मेरे पास उस टाइम पे लिखी रही और मैं अपनी बेटी को भी जब मैं स्टोरी सुनाती थी, हुँ, तो वो मेरी ही लिखी हुई स्टोरी होती थी। बहुत ही कम मैं सिंड्रेला और स्नो व्हाइट और वो सब देख रही सुनाती थी। है? सुन रही है तू? इसको पता है। हाँ, तो वो स्टोरी सुनाती थी और तो शौक था एक बस। अ, और उसी दौरान ही मेरा म्यूज़िक का भी सफ़र शुरू हुआ।
वो सफ़र कैसे शुरू हुआ, मेरी बेटी को थोड़ा कॉफ वेरिएंट अस्थमा डायग्नोज़ किया गया था, प्री टर्म थी ये। तो हुँ, इसको थोड़ी-सी दिक्कत होती थी उस टाइम पे, तबीयत खराब काफ़ी होती थी इसकी, तो मुझे लगा मेरे को इसको ठीक करना है बिकॉज़ आई वोंट लेट हर सफ़र सो हुँ, मच। हुँ, और बड़ा प्यारा गिफ्ट मिला था मुझे और मैं इसको कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। तो मैंने पूरा रिसर्च किया कि कैसे हो सकता है और मुझे पता चला म्यूज़िक कैन बी रियली हेल्पफुल। हुँ, और म्यूज़िक का मुझे भी शौक था ही, शुरू से मैं म्यूज़िक से, आर्ट से कनेक्टेड ही थी। हुँ, तो उस टाइम पे ये 3 साल की होगी जब मैंने इसका म्यूज़िक क्लासेस स्टार्ट की हुँ, और हुँ, मैंने इसको म्यूज़िक में डाला। इसके साथ मैं भी बैठती थी और मैं फिर हारमोनियम प्ले करती थी और सब कुछ उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ घर में। घर में हुँ। म्यूज़िक टीचर आते थे, सिखाते थे। कौन? अ, ओम सर थे वो वहाँ पे विकासपुरी में उनका है, अच्छा। ओम अकेडमी के नाम से ही है। हुँ, 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 तो हम द्वारका में थे उस टाइम पे हुँ, और इसका चलती थी क्लासेस और मैं भी साथ में ही बैठी होती थी और मैं भी सीखती रही बीच में ही क्योंकि जब आप सुनते हो तो सीखते ही हो और फिर हारमोनियम भी प्ले करती थी उस टाइम पे तो इसको सिखाने के लिए। हुँ, तो हुँ, उस टाइम पे मैंने फिर काफ़ी चीज़ें सीखी क्लासिकल के बारे में। तो हुँ। मेरा और शौक बढ़ने लग गया क्योंकि शुरू से जब शौक तो था ही, गाती भी थी, अंताक्षरी भी बहुत खेली है मैंने आज और भी मैं खेलती रहते हो? आज भी खेलती रहती हूँ। तो मैंने फिर जब इसको इतना शौक नहीं था लेकिन ये बैठती थी और धीरे-धीरे इसका शौक डेवलप होने लग गया था और गाने लग गई थी। बट बहुत छोटा बच्चा है तो आपको पता ही है नटखट होता है और हाँ, मतलब बिठाना मुश्किल होता है, चंचल। बहुत ज़्यादा चंचल। हुँ, फिर उसके बाद म मैं हमने कहा कि इसको आगे लेके चलते हैं और इसको पेंटिंग का भी बहुत शौक था, तो हम पेंटिंग के लिए डाला हमने इसको एक अकेडमी में, 4G ग्लोबल के नाम से एक अकेडमी थी द्वारका में। हुँ, और वहाँ पे मुझे अब मेरे अंदर का म्यूज़िशियन जाग उठा। हुँ, मैंने कहा अभी ये पेंटिंग के लिए जाएगी तो मैं क्या करूँगी? वहाँ पे बैठी रहूँगी, मैं म्यूज़िक क्लास में जाती हूँ, ये पेंटिंग करेगी। हुँ। तो मैंने फिर वहाँ पे म्यूज़िक क्लास अपने लिए जॉइन किया एंड किनके पास? वहाँ पे पंडित नवल किशोर सिखाते थे। ओह! जी, अच्छा, तो उम, क्या और बात है। उनसे मैंने सीखना शुरू किया म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक मैंने सीखा और क्लासिकल म्यूज़िक ही मुझे बहुत पसंद था और जब मेरे को कहते थे कि अब परफ़ॉर्म करना है तो मैं कोई ना कोई क्लासिकल लेके चली आती थी। सब कहते थे ये वाला गाना और मैं कहती थी अच्छा वो मुझे पूछते थे क्या परफ़ॉर्म करोगी? पिया तो से नैना लागे रे। आहा! और क्या एक बार करोगी? सुना दो। तोरा मन दर्पण कहलाए। सुना दो यार, दी पिया तो से नैना लागे। अ, हुँ, ओके। हाँ। अ, वो सुनाऊँ कि तोरा मन दर्पण सुनाऊँ? नहीं, पिया तो से नैना लागे। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। हो, हो, आई होली आई, हो, सब रंग लाई, बिना तेरे होली भी ना भाई। हो, भर पिचकारी हो, सखियों ने मारी भीगी मोरी सारी हाय हाय। हो, तन बदन मोरा कांपे थर थर, धिनक धिन धिन धिनक धिन धिन, पिया तो से। पिया तो से नैना लागे, क्या बात है! बहुत से बहुत बढ़िया। थैंक यू। मैंने आपको सुना था यूट्यूब पे, लट उलझी सुरझा जा बालम, जी। है ना? जी। तो ये तो मैं अच्छा वो इसलिए यूट्यूब में डाल दिया क्या? डाल दिया गया है। आज नहीं डाला है वो, 3 साल 4 साल हो गए। ओके। यस, अरे वाह! वो मुझे नहीं पता था। वो डाल दिया गया है। तो पंडित नवल किशोर जी से सीख रहे थे। जी। उसके बाद खान साहब के पास कैसे जाना हुआ?
पंडित नवल किशोर जी से मैं सीख रही थी और हुआ यूँ कि कभी-कभी क्या होता है जो एकेडमीज़ होती हैं उनमें ये लगता है कि ये तो प्राइवेट क्लासेस भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे सिखा रहे हैं और इस तरह की बातें होती हैं तो वो टीचर्स चेंज करते रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और ऐसा हुआ कि अ, उन्होंने वहाँ पे उनके साथ कोई दिक्कत हुई, क्या हुई तो उन्होंने टीचर चेंज किए और अमजद अली खान साहब वहाँ पे आए एज़ हुँ, बतौर टीचर। हुँ, हुँ, और ज़िद्दी मैं अगेन मेरा ज़िद्दीपन तो जाता नहीं है। मुझे हुँ, बहुत गुस्सा आया कि हुँ, ऐसे कैसे आप टीचर चेंज कर रहे हो? मतलब हमारे गुरुजी में क्या प्रॉब्लम थी? हुँ, और हुँ, ऐसे तो आपको नहीं करना चाहिए था। और मैंने खूब उनसे भी लड़ लिया और मैंने बोला आप जो मर्ज़ी करो मैं सीखूँगी तो पंडित नवल किशोर से ही। तो हुँ, मैंने फिर पंडित जी को बोला कि आप मेरे घर आ सकते हैं क्या सिखाने के लिए? क्योंकि हुँ, मैं तो आपसे सीखती हूँ, मेरे को नहीं सीखना किसी और से। हुँ, तो उन्होंने वहाँ पे सिखाया और जो एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम पे मैंने सेकंड ईयर का भी फॉर्म भरा था। हुँ, हुँ, तो एग्ज़ाम देते हैं तो मैंने सोचा कि चलो अकेडमी में एग्ज़ाम दे देंगे तो ये वाली क्लासेस भी कर लेंगे। हुँ, तो मैं खान साहब से ऐसे सीखने लगी टाइम पास, हुँ, हुँ, कि हुँ, इनसे तो मैंने टाइम पास सीखना है, हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे नहीं पता था उनके बारे में कुछ भी। अरे! ये खान साहब को कोई भेज देना प्लीज़। हाँ, तो मुझे लगा कि यार ऐसे इतने बड़े पंडित जी और ऐसे कैसे मतलब मतलब हाँ, यू नो तब एक्चुअली क्या है कि खान साहब है क्या कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन था। तब आपके बारे में पता था नहीं। तो खान साहब माज़रत, मादरत, माज़रत, माज़रत यानी माफ़ी। माफ़ी, हाँ, ओके। हाँ, 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 ख़ासा माज़रत। हाँ, तो नहीं पता था, सच में नहीं पता था हाँ, और मैंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, तो मैं जाती थी, क्लास में बैठती थी, बिना डिसइंटरेस्टेड बिल्कुल कि हाँ, ठीक है, हाँ, बैठ जाएँगे बस और मुझे खान साहब कहते थे, "अब ये वाली बंदिश ऐसे गाइए।" हुँ, मैंने कहा उनको मैं सर कहती होती थी। हुँ, सर ये तो मैंने अपने दूसरे गुरुजी से दूसरी सीखी है। हाँ, आप मुझे वो वाली करवाओ, अब मैं हुँ, लास्ट मोमेंट पे थोड़ी चेंज करूँगी। हाँ, वो कहते थे अब वो बेचारे पेशेंट थोड़े जैसे पेशेंस थी उनमें और हाँ, मैं कोई बात नहीं तुम वो वाली गा दो, चलो वो वाली सुना दो। हाँ, ऐसे करते-करते हम लोग थोड़ा-सा उनसे सीखती रही मैं और मैं घर में पंडित नवल किशोर जी से सीखती रही। हाँ, और मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया सब कुछ हुआ। हुँ, जब 2 महीने मैं खान साहब से सीखी और जब मैं सुना उनको और मैंने सुना उनकी गायकी को, तो हाँ, मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, मैं शायद गलत सोच रही हूँ। सिर्फ़ ऐज से नहीं होता है सब कुछ, एक हाँ, काबिलियत भी होती है। पंडित नवल किशोर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे और हाँ, खान साहब भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, और तब मुझे लगा कि शायद नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद जब हमारा फंक्शन हुआ था एनुअल फंक्शन जिसमें मैंने तोरा मन दर्पण गाया था, हुँ, उसमें खान साहब ने भी अ, एक गज़ल सुनाई थी और कौन-सी? मुझे अभी याद नहीं है। अगर तलाश करूँ? नहीं, वो नहीं सुनाई थी। वो उनकी फ़ेवरेट गज़ल है। उनकी फ़ेवरेट मेरे वो हर जगह पे वही गाते हैं। उनकी उनकी फ़ेवरेट ग़ज़ल है और मेरे पसंदीदा शायर की ग़ज़ल है वो। अच्छा जी। बशीर बद्र साहब की ग़ज़ल है ओके, ओके। और उन्होंने एक मुशायरे में भी वो पढ़ा था बशीर बद्र साहब ने वो जी, होगी मैं हाँ, जी और खान साहब वो गज़ल बहुत अच्छी गाते हैं, ये बहुत इसमें तो कोई शक नहीं है और हाँ, तो उन्होंने उस टाइम पे ख़ैर कोई और गाई थी और एक आलाप लिया था और जो आलाप लिया था उन्होंने, हाँ, ऐसा लिया था कि सब वहाँ पे हैरान हो गए थे कि ये क्या था? और उस टाइम पे जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि नहीं शायद मैं गलत हूँ और हुँ, फिर मैंने अ, उनसे पूछना शुरू किया उनके बारे में और समझना शुरू किया, जानना शुरू किया और हुँ। हमारी क्लासेस बहुत मस्त होती थी। ऐसा नहीं होता था कि हमारी क्लासेस में एक बोरिंग सी गायकी हो रही है सिर्फ़ और कुछ नहीं हो रहा है। प्रॉपर हम हाँ, उसको मतलब वो हमारे सामने होने लग गया था कि थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा हम डरते थे क्योंकि गुरुजी से ना। हाँ, 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 तो वो हाँ। आपके टाइम पे हो सकता है। हाँ, हमारे नहीं हाँ, वो हमारी अकेडमी में अलग बात थी, लेकिन जब हम 4G में थे तो पूरा मज़ाक भी चलता था, खूब हाँ, हम एन्जॉय भी करते थे और तो एक बड़ा अच्छा हम लोगों का सबका रिलेशनशिप बन गया था। हमारी 4 फ्रेंड्स थे हम हुँ, गुरुजी और सब हम लोग ना एक इस तरह से कि हम काफ़ी बात भी करते थे और फिर गायकी होती थी, फिर तरह-तरह की हुँ, रागों के बारे में डिस्कशन और उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं नोटेशंस को समझ गई थी तो मेरी मेमोरी जैसे कहते हैं ना कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं तो उनकी मेमोरी बड़ी तेज़ हो जाती है। हाँ, और एक तान बोलते थे और वो 2 बार उन्होंने तान 3 बार बोली और वो तानें याद हो गई। याद हो गई।
बाकी लोग लिखते थे लेकिन मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं होती थी। हुँ, तो हुँ, मैं उसको ऐसे ही सुना दे दिया करती थी। तो हुँ, इस तरह से शायद साल डेढ़ साल चला ऐसे ही। फिर उसके बाद 3rd ईयर का भी एग्ज़ाम दिया मैंने। 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिया नहीं था, मतलब प्रिपेयर होने लग गया था। नहीं, डेढ़ साल भी नहीं चला होगा, उससे कम की बात होगी। हुँ। उस टाइम पे अगेन वही हुआ टीचर अकेडमी में चेंज। टीचर चेंज। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। अब हुँ, तो मैंने कहा ये तो मज़ाक चल रहा है यहाँ पे। वही, वही, मतलब क्या टीचर चेंज करोगे? ऐसे गुरु बदलते-बदलते क्या हम म्यूज़िक सीखेंगे? ऐसे तो हम कुछ नहीं सीखने वाले हैं। फालतू, हाँ। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड थी रिद्धि, हुँ, अनीता, हम हुँ, 3 लड़कियों ने सोचा, हुँ, हम गुरुजी से सीखेंगे। हुँ, और मेरा एक फ्लैट था सेक्टर 14 में, जो कि 1 बेडरूम फ्लैट था हुँ, और रेंटेड था उस टाइम पे, लेकिन वो बाय चांस ऐसे हुआ, जैसे कहते हैं ना कि कभी-कभी कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं कि हमारे वो जो रेंट पे थे वो खाली कर रहे थे। हुँ, तो मैंने कहा ये खाली कर रहे हैं तो चलो इस स्पेस को हम यूज़ करते हैं अकेडमी के लिए। हुँ, हम अपनी अकेडमी बनाएँगे। हुँ, हुँ, तो हुँ। वहाँ से वो शुरू हुआ कि अब इसको एक अपनी अकेडमी नहीं, बनानी है। जहाँ पे हम सीखने जाते थे वही वही वही, बिल्कुल वही, वो आपका ही था? वो मेरा था। है? जी। जी, बिल्कुल। ओ भाई! तो हमने वहाँ से फिर अकेडमी स्टार्ट की। हम 3 स्टूडेंट थे और गुरुजी सिखाते थे हमें, और मैंने हुँ, कहा अब मैं इसकी मार्केटिंग करूँगी। अब मेरे को पता नहीं गुस्सा दिलवाना होता है कोई भी काम करने के लिए शायद। हाँ, अभी मेरे को आपसे बहुत सारे काम पड़ेंगे तो गुस्सा दिलवाऊँगा आपको, हैं? तो मैंने फिर ठान लिया, मैंने कहा अब तो ज़िद है तो ज़िद है। हुँ, अब तो इसको कहीं लेके जाएँगे। तो हुँ, मैंने फिर उसका डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया। हुँ, उसको मेरे हस्बैंड ने इसमें बहुत सपोर्ट किया। गूगल में हमने बिज़नेस क्रिएट किया, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक वगैरह सब जगह पे पूरा एक्टिव किया। वो जो पूरा किराना घराना म्यूज़िक फेस्टिवल साहब, हुँ। वो आप लोगों ने ही बनाया था जी, फ़ेसबुक वगैरह? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। जी, जी, वो हमारा ही बनाया हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने मार्केटिंग स्टार्ट की, तो मैंने ड जस्ट डायल में रजिस्टर कराया सब कुछ करके। एक टाइम पे फिर हमारे पास ऐसा हो गया था अच्छे खासे 20-25 स्टूडेंट जो कि अरे भाई मैंने देखा है मैं। जी, और वो भी ऐसे स्टूडेंट नहीं, गायक, हाँ, हाँ। जिनको आप गायक बोल सकते हैं। अरे मतलब मतलब वो गा हम तो बिल्कुल बिगिनर, हमने ठीक है पहले सीखा हुआ थोड़ा बहुत, बट जिनके साथ हम सीख रहे थे, वो वो गज़ब लोग थे। मतलब मुझे याद है मैं निखिल था मेरे साथ, निखिल भाई थे, हुँ, कभी-कभी साहिल भैया भी आके बैठ जाते थे। हुँ। तो वो सारे गुरु मतलब गज़ब लोग, मतलब खतरनाक लोग थे वो सीखने वाले। जी, जी। तो ख़ैर। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत एक प्राउड की बात बोल सकते हैं, और उसमें ख़ैर मेरा कुछ शेयर है, और बहुत शेयर गुरुजी का भी है, क्योंकि वो किराना घराना के ही हैं। जो हुँ। एक्चुअल किराना घराना है हमारा, अब्दुल करीम खान साहब हाँ, के हाँ, हाँ। लिनिएज से हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। और जो मैंने बहुत हल्के में लिया था, लेकिन गुरुजी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, वो है तो बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी आपको आज भी सलाम। हुँ, तो उनसे मैंने बहुत सीखा है, और शायद मेरे कोई और टीचर होते तो मैं इतना नहीं सीख पाती जितना मैंने उनसे सीखा है। हुँ, म्यूज़िक की बारीकियाँ, रागों की बारीकियाँ, सुर कौन-सा कहाँ पे लगता है, कैसे होता है, उसको पहचानना। हमें ऐसे बोलते थे गुरुजी, चलो ये गाना है, इसमें बताओ कौन से राग में है? क्या क्या समझ में आ रहा है? धुन समझ के बताओ। और हुँ। राग ऐसे कि एक एक टाइम पे जैसे 4-5 साल हो गए थे सीखते-सीखते, तो वो हमें कहते थे, अब ये राग चल रहा है, अब इसकी तान खुद बनाओ। मैं नहीं बताऊँगा। ताल हाँ। चल रही है, तानपुरा चल रहा है, अब ये बंदिश गा रहे हो, तान बनाओ। और हुँ, बहुत जैसे कहते हैं बारीकी से सीखना एक म्यूज़िक को, एक अंदर तक जाके समझना, वो हमने सीखा वहाँ पे। और बहुत अच्छा माहौल, जो कि मैं शायद मेरा वन ऑफ द गोल्डन टाइम भी बोला जा सकता है उसको। क्योंकि हुँ। म्यूज़िक में ही सुबह होना, म्यूज़िक में ही शाम होना, और ऐसे वाला एक माहौल था। बहुत अच्छे दोस्त भी बने वहाँ पे, और कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप भी मुझे वहीं मिले थे। जी, बिल्कुल, मैं आपको वहीं मिली थी। और हम दोनों जब मुझे पता चला कि राजीव भी ब्लाइंड हैं, और तो एक कनेक्ट सा एक अलग ही बैठ गया था कि हाँ, मतलब अम
एक अलग रिश्ता बन जाता है कि हाँ, ये तो जानेंगे, ये मुझे समझेंगे। और फिर उसके बाद जैसे राजीव से बाद में और बातें हुई तो पता चला कि ये तो बहुत इंटेलेक्चुअली ड्रिवन पर्सन है। और राजीव की पोएट्री और समझ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और बातें करने में बहुत आनंद आता था आपके साथ। तो सौरभ सौरभ द्विवेदी ने जावेद अख्तर साहब से पूछा, जी। जब जावेद साहब जब आपकी जब जब कोई तारीफ कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? जावेद अख्तर साहब ने कहा कि चुप बैठ के सुनना चाहिए। वही कह रहे थे तो। सही है। बहुत खूब। हाँ। तो यस, तो यही है राजीव, मतलब आप तो सब लिसनर्स जानते ही हैं। मैं भी अपने कम्युनिटी में शेयर करूँगी तो सबको पता चलेगा कि राजीव क्या चीज़ है। नहीं मतलब ठीक है। तो तो जी। अभी आप सुन रहे थे दीदी के बचपन से लेके और कुछ बरसों पहले तक का, यानी कि कोविड से पहले तक का सफर, 2017-18 तक का सफर। ये कोविड में ऐसा हुआ क्या कि सब छूट गया? अ, हाँ, वो मेरा एक बहुत ही टफ टाइम रहा मेरा। जब कोविड से पहले एक्चुअली जब ये सब ज़ोरों-शोरों पे था, हम नेशनल लेवल पे फेस्टिवल कर रहे थे, आज तक में भी वो कवर किया जा रहा था। हाँ, उस्ताद अकरम खान साहब सब जी, लोग थे। जी, मैं आई वाज़ दूरदर्शन। देयर इन द फेस्टिवल। जी, आप भी थे, राज्यसभा टीवी। हुँ, और वो इतना पीरियड मेरा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हाई पीरियड ऑफ माय लाइफ वो चल रहा था। हुँ। और उसी टाइम पे मैंने कल्चरल मैनेजमेंट का कोर्स किया था आईजीएनसीए से और 1 साल का। एग्ज़ाम देने आप मेरे साथ ही गए थे, मतलब जी, जी, आप भी थे वहाँ मैं पे। था, मैं वेट कर जी, रहा था बाहर, मैं साहिल भैया, हाँ। हाँ, आप और साहिल दोनों थे वहाँ पे। हाँ। तो आई टॉप्ड इन दैट एग्ज़ाम आल्सो। लेकिन लेकिन पता नहीं मैंने प्रेशर बहुत लिया या मेरी लाइफ में क्या हुआ उस टाइम पे, हुँ। आई गॉट डायग्नोज्ड विद टिनाइटिस, हुँ, व्हिच इज़ रिंगिंग ऑफ ईयर्स। मतलब बाहर का कोई साउंड नहीं है बट यू आर हियरिंग दैट साउंड इन योर ईयर्स। हुँ। और वो एक बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था और मैं इसको समझ नहीं पा रही थी क्योंकि कभी टिनाइटिस के बारे में सुना नहीं। बाप रे! अब जिस चीज़ के बारे में सुना नहीं, आप उसको समझोगे कैसे? हुँ, मैं काफ़ी टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है? हुँ, हुँ, वो साउंड चल रही है एंड थोड़ा मेरा स्पिरिचुअल उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थी। आई हुँ, वाज़ हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट व्हेन इट कम्स टू रिलिजन। ये नहीं कि ओनली सिखिज़्म। हुँ, I was a person of all faiths, हुँ। whether it's Hinduism, it's हाँ। जो मुस्लिम कल्चर है, हुँ, सिखिज़्म है, चाहे वो बाइबल है, मतलब आई एम एन एविड रीडर इन दैट रिस्पेक्ट। और मैंने कुरान शरीफ भी कुछ वर्सेस पढ़े हैं, मैंने बाइबल भी पढ़े हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी भी और भगवद गीता के भी कुछ वर्सेस। हुँ, तो जैसे पढ़ने का शौक होता है जिसको, वो समझने का शौक होता है, तो वो मेरा था। हुँ, मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इज़ इट समथिंग व्हिच इज़ सुपरनैचुरल हुँ, हुँ, और हुँ, व्हाट? जो कि मुझे लगा, बाद में मुझे समझ आया हाउ स्टूपिड आई वाज़। लेकिन उस टाइम पे मुझे इतनी समझ नहीं थी और मुझे टिनाइटिस का पता नहीं था। हुँ, हुँ, फिर मुझे जब ऐसे चलते-चलते मैं बहुत डर गई और घबरा गई कि मेरे साथ हो क्या रहा है? हुँ। और एक फ़ियर इस लेवल तक पहुँच गया कि मुझे रात को नींद आनी बंद हो गई। ओह बाप रे! और 12 बजे मेरी पहले तो 12 बजे नींद खुलनी शुरू हुई। हुँ, रोज़ 12 बजे नींद खुल जाती थी। हुँ, रोज़ ही 12 बजे। मैंने कहा ये 12 बजे के साथ क्या चक्कर है? हुँ, वो और डर लगता था हुँ, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और हुँ, फिर ऐसा हुआ कि मेरे को नींद आनी बंद हो गई। हुँ, हुँ, फिर बीच में जब टिनाइटिस तो चल ही जा रहा है उसी टाइम पे, हुँ, और मैं फिर डॉक्टर के पास गई। मैंने ईएनटी के पास गई। हुँ, हुँ, मैंने नहीं, ईएनटी के पास जाने से पहले मैंने नेट पे सर्च किया हुँ, कि आई एम हियरिंग दीज़ साउंड्स इन माय ईयर्स, और हुँ, वहाँ पे मुझे नाम सुन पता चला टिनाइटिस। हुँ, हुँ। एंड दैट वाज़ अ शॉक फॉर मी। एंड मैंने कहा ये क्या नया शुरू हो गया मुझे। हाँ भाई, आई वाज़ थिंकिंग इट्स अ सुपरनैचुरल थिंग एंड इट्स सम मेडिकल कंडीशन। बाप रे! एंड मैं फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि येस इट इज़ टिनाइटिस एंड इसका कोई इलाज नहीं है, और आपको मैं नर्व की एक नर्व जो स्टिमुलेशन एंड वो जो एक रिलैक्सेशन का टैबलेट दूँगा, जो कि आयुर्वेदिक है, गिंको बिलोवा जिसको कहते हैं। हुँ, वो हुँ, आप खाइए, 2 महीने तक आप सेटल डाउन हो जाएगा तो हो जाएगा, इट विल बी वेरी नाइस अगर हो जाए। मैंने खाना शुरू किया लेकिन इतना मुझे टेंस हो गया कि ना, मतलब आफ्टर माय आईज़ व्हाट, व्हाई माय ईयर्स? व्हाट इज़ हाँ, दिस? मतलब जी, तो मेरे लिए वो बहुत गंदा पीरियड था और मेरे को रातों को नींद आनी बंद हो गई। वो तो मैं 4 दिन जागी थी, यहाँ पे मैं पूरे 2 महीने नहीं सोई। बाप रे! एंड
मैं जब मेरा बीच में इलाज चलता रहा, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गई जब कुछ ठीक ही नहीं हो रहा था। दूसरे डॉक्टर ने मुझे बहुत हार्ड मेडिसिन्स दे दी जो कि जिसने मुझे मेरे मतलब इतना असर हो गया मुझे दिमाग पे, मुझे ऐसे लगता था दैट दिस होल एरिया माय हेड एंड ये पूरा जकड़ लिया है किसी ने। बाप रे! आई डोंट नो व्हाट मेडिसिन इट वाज़। मैंने 2 हफ्ते खाई, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया हुँ, और मुझे लगने लग गया कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद मी, आई हैव टू टेक द चार्ज। मेरे मेरे बीच वाले भाई को जैसे वी हैड द सेम काइंड ऑफ थिंग, तो थोड़ा एनएलपी वगैरह उसने ट्रेनिंग ली थी बिकॉज़ हम लोग जब इस ऐसे किसी अ, जैसे कहते हैं ना कि एलिमेंट से गुज़रते हैं, तो हमें लगता है कि एक मेंटली डिस्टर्ब होते ही होते हैं। तो वी ट्राई टू लुक फॉर माइंड कंट्रोल टेक्निक्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स, थोड़ा उसके अंदर हम जाते हैं। तो हुँ, वैसे ही वो भी गया हुआ था, उसने एनएलपी सीखा हुआ था, ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने उसका सपोर्ट लिया। हुँ, अवनीश सिंह उसका नाम है। हुँ, हुँ, एंड वो उसने मेरे को हेल्प किया बहुत उस टाइम पे एंड जो जो भी उसको टेक्निक्स आती थी उसने मुझे बताया कि अपने थॉट्स को ऐसे लेके आओ, ब्लो इट ऑफ और ये टेक्निक्स इमेजिन करो। एंड उसका पूरा टेक्निक में पूरा दिन विदाउट ब्रेक विदाउट स्टॉपिंग पूरा दिन उसकी टेक्निक फॉलो करती रही, दिन सुबह से रात तक, क्योंकि मैं जिद्दी तो शुरू से थी और मुझे था मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो हाँ, मैंने फॉलो किया और उस रात को मुझे नींद आई पहली बार आफ्टर 2 मंथ्स और मैं सोई कम से कम 5-6 घंटे। हुँ, तो लेकिन करते जैसे इससे डिस्कशन करके मुझे ये समझ में आने लग गया कि आई हैव टू टेक चार्ज ऑफ समथिंग और मुझे उसने बोला कि साइकियाट्रिक मेडिसिन भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे बहुत डर था हुँ, कि मैं नहीं करना चाहती। पर जब कुछ ठीक ही नहीं हो रहा था, आई विजिटेड अ साइकियाट्रिस्ट। हुँ, मैंने मेडिकेशन लिया। हाँ, इसी बीच में मैंने एक्यूपंक्चर भी ट्राई किया क्योंकि मैंने जिस पूरा वही नेट पे सर्च किया और मुझे पता चला टिनाइटिस के लिए समटाइम्स एक्यूपंक्चर हेल्प्स। तो वो हुँ, भी ट्रीटमेंट साथ-साथ में चला हुँ, हुँ, और बीच में मुझे उस टाइम पे ये भी बोल दिया डॉक्टर ने, ये सब साथ में ही हुआ। कोविड हुआ, ये हुआ और डॉक्टर ने ये बोल दिया नाउ यू हैव टू लीव म्यूज़िक ओह और वो माय भी गॉड! एम्स के डॉक्टर ने अरे यार! कि आपने जो ये म्यूज़िशियंस को हो जाता है और यू हैव टू लीव म्यूज़िक। हुँ, एंड आई वाज़ रियली टेकन अबैक और मुझे लगा मेरी ज़िंदगी अब तो खत्म हो चुकी है। और हुँ, म्यूज़िक जिस मतलब दिन-रात जिसका म्यूज़िक के साथ एक रिश्ता हो, वो म्यूज़िक को छोड़ दे, तो बहुत मुश्किल चीज़ है। पर और मेरा डिप्रेशन और गहरा होता चला गया और मुझे रात को ऐसे-ऐसे अगर मैं झपकी भी आती थी तो ऐसे सपने आते थे मैं कहीं पहाड़ पे चढ़ी हुई हूँ और वहाँ से मैं नीचे गिरती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ, गिरती जा रही हूँ। और इस तरह का माहौल रहा पूरा मेरा मेरा पूरा सिस्टम ही बहुत बिगड़ चुका था। तो मैंने ख़ैर मेडिसिन ट्राई किया, मेडिसिन ट्राई करने के बाद भी अ, ये मेडिसिन सिर्फ़ इफ़ेक्ट नहीं करती है, वो मुझे पता चला कब, जबकि मेडिसिन लेते-लेते भी मेरे को कुछ नहीं हुआ और मैं सुसाइडल हो गई। और मुझे लगता था मैं अपने आप को आज नहीं तो कल ख़त्म कर दूँ। अरे यार! और फिर मैंने अपने एक्यूपंक्चरिस्ट को बोला मुझे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, सिर्फ़ साइकियाट्रिस्ट से ये नहीं होगा, मेडिसिन्स आर नॉट गोइंग टू वर्क जब तक मुझे थेरेपीज़ नहीं मिलती। और मैंने हुँ, हिप्नोथेरेपी के बारे में सारा गूगल करती थी मैं, हुँ, बिकॉज़ मेरे को ये था कि मेरे को अपने आप को ठीक करना है। तो मैं फिर अब पूरा गूगल करती रहती थी, पूरा समझती थी इसको और मुझे फिर साइकोलॉजिस्ट के पास भी गई, उसने कुछ टेक्निक्स बताई, कुछ भी वर्क इतना मेरे ऊपर नहीं किया। हुँ, और मैं ये भी रिसर्च करती थी, साथ में मैं ये रिसर्च करती थी व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डाई? वेदर इट्स हैंगिंग, इट्स ड्राउनिंग योरसेल्फ इन अ बकेट ऑफ वाटर, टेकिंग टैबलेट्स। मैंने बहुत सारी इस तरह की टैबलेट्स भी कोशिश की लेने की जो कि मुझे कहीं नहीं मिली एंड फाइनली आई took 25 tablets of paracetamol and I was hospitalized और वहाँ पे मैं पुलिस आई पूरी जांच करने के लिए। इट वाज अ टफ टाइम फॉर माय हस्बैंड बिकॉज़ उनको तो शक हो गया कि हस्बैंड के ने ही कुछ किया होगा। पुलिस ने मेरा बयान लिया और मैं आधे बेहोशी में थी उस टाइम पे। तो बोल भी ऐसे रही थी, मैंने खाई है। कितनी खुशी से बता रहे हो यार। उन्होंने हाँ, हालत खराब हो रही है सुन के। तो तो उन्होंने बोला कि ये कौन है? ये मेरा भाई है, ये मेरे हस्बैंड है। तो जो भी मतलब उस टाइम पे मैंने ये बताया, उन्होंने मेरे को बहुत सारी ट्रीटमेंट्स दी, साथ में मेरा जो अंदर से निकालने की वो पूरा कोशिश किया, ट्यूब्स-व्यूब्स डाल के, सब हुँ, कुछ किया। आई वाज़ एडमिटेड इन आईसीयू हुँ, और उन्होंने बोला कि 2-3 घंटे तक अगर असर नहीं उतरा तो बड़ा मुश्किल होगा, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट।
तो मेरे घर वालों की हालत बहुत खराब हुई थी उस टाइम पे। बट हुँ। क्योंकि मुझे तो होश ही नहीं था, मुझे तो ये था कि मेरे को अपनी लाइफ एंड करनी है, क्योंकि मुझे टिनाइटिस और हियरिंग लॉस भी, शायद मैंने नहीं बताया, हियरिंग लॉस भी डायग्नोज़ हुआ था, हाँ, हाँ, वो 35 डीबी एंड 45 डीबी का। अरे! तो मैंने सोचा कि मेरे को तो अपनी लाइफ खत्म करनी है, क्योंकि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। आई वाज़ वेरी श्योर अबाउट इट। और मैं, हालाँकि मेरी बेटी यहाँ पे बैठी है और मुझे ये इसको बताना नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बट शी नोज़ दैट हर मम्मा हैज़ कम आउट ऑफ इट। तो हुँ, मैंने फिर उसके बाद ये सोचा कि मुझे ये नहीं चाहिए, और मैं आईसीयू में एडमिटेड थी और होश मुझे पूरा था, नींद मुझे आ ही नहीं रही थी, नींद हुँ। के साथ मेरा एकदम 36 का मैंने आंकड़ा हो गया था। 36 का आंकड़ा हो गया था। हुँ, तो मैं, वो मेरे को दवाइयों पे दवाई दे रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो कहते सो जाओ, मैंने कहा कैसे सोऊँ? कहते फिर चलो ठीक है, बेचारे आके बोलते रहते थे। तो मैं नर्सेज़ से गप्पे मार रही हूँ, कभी किसी से गप्पे मार रही हूँ, बातें कर रही हूँ, अच्छा ये क्या लगा रहे हो आप? ये वाला इंजेक्शन लगा रहे हो, ये क्या? अच्छा शुगर टेस्ट क्यों कर रहे हो? मेरे को तो शुगर थोड़ी है। तो हुँ, सब सोच रहे थे इसकी बोलती कब बंद होगी? आईसीयू में सबसे ज़्यादा मैं ही बातें कर रही थी। हुँ, और लेकिन वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिससे मैं बहुत हिल गई। हुँ, मैंने एक अंकल को देखा, देखा नहीं, मतलब सुन ही रही थी मैं सारा कुछ, बिकॉज़ आई एम टोटली ब्लाइंड। तो मैंने सुन रही थी कि उनको वो ऑक्सीजन दे रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं ऑक्सीजन का, और वो अंकल बार-बार हटाई जा रहे हैं, उनको होश ही नहीं है। हुँ, मतलब ही इज़ लॉस्ट हिज़ सेंसेस और इतने ज़्यादा बुरे कंडीशन में हैं। और वो सब नर्सेज़ वग़ैरह, अंकल क्यों हटा रहे हो? डाले रहने दो, कभी टेप लगा रहे हैं उनके मुँह पे, कभी कुछ कर रहे हैं। वो पूरा मैं, आई वाज़ विटनेस टू एवरीथिंग। अरे और यार! मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा यार, मतलब ऐसी-ऐसी कंडीशन में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये क्या, मैं इसको कुछ बेटर अपने लिए कर नहीं सकती क्या? और फिर उसके बाद मैंने, सुबह 4 बजे के टाइम होगा, जब एक जो डॉक्टर थे वहाँ पे, ड्यूटी डॉक्टर, उन्होंने बोला कि ये वाले पेशेंट हैं, एक लेडी, मेरे ख्याल से मेरा एक बेड छोड़ के, शी इज़ नो मोर, तो आप इनको मॉर्चरी में भेज दो। तो हुँ, उनको पूरा पट्टी-वट्टी बाँध के और उनको लेके जाया गया वहाँ पे। हुँ, और मुझे लगा, समथिंग इन मी जस्ट सेड कि नहीं यार, आई एम नॉट गोइंग टू लूज़ माय लाइफ लाइक दिस। अब नहीं, मतलब क्यों? क्यों? देखते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। तो जो डॉक्टर जो मेरे ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो आके मुझे बोलते थे, "कैसे हो?" मैं तो मस्त हूँ। कहते थे, "यार ये कैसी लड़की है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है।" उनको समझ नहीं आता था। बट मेरे साथ थोड़ा-सा इस तरह से होता था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बातें बहुत करती हूँ। और हुँ, वहाँ पे डॉक्टर्स भी हँसते थे मेरे को देख के कि ये क्या लड़की है, और अंदर मैं पूरी डिप्रेशन में हूँ। किसी को नहीं समझ आ रहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, हुँ, बट क्योंकि मैं तो ऊपर से बातें कर रही हूँ। हुँ, और सब मेरे को, आप तो इंस्पिरेशन, आप तो इंस्पिरेशन। मैंने कहा यहाँ पे मेरी हालत खराब हुई है, इनको इंस्पिरेशन सूझ रही है मेरे वजह से। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ मेरे को मरना कैसे है, इनको इंस्पिरेशन सूझ रही है। और मतलब इतना हालत, आप सोचो, मेरे को नर्स लेके जा रही थी जब, और वो कह रही थी कि ये कोई तरीका होता है मरने का, ऐसे ऐसे कौन मरता है? मैंने बोला, मैडम आप बता दो कैसे मरते हैं, वैसे मर जाऊंगी। हाय राम! ओ तेरी की! ओ भाई! ओ भाई कोई मारो, मारो! वाह! तो मतलब उनको भी लग रहा होगा कि ये कौन-सा अजूबा हमारे यहाँ पे आ गया, म्यूज़ियम कैरेक्टर। तो जैसे ही मैं वहाँ से, मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अब आप ठीक हो। हाँ, अब मेरे को लगा ठीक हो? हाँ, फिर मेरे को और टेंशन, अच्छा ठीक हो, तो मैंने तो पैरासिटामॉल खा लिया। फिर हाँ। पॉइज़न कुछ बचा तो नहीं होगा? मेरा लिवर तो नहीं खराब हो जाएगा? क्योंकि पढ़ तो सारा लिया इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, गूगल पे पूरी रिसर्च कर ली। मतलब इसके यार ये गूगल ने क्या मतलब गूगल भी एक कचरा ही है। मैंने फिर डॉक्टर का सर खाना शुरू। हाँ, आप मेरा लिवर टेस्ट कराओ। अब मेरे को तो बचना है। हाँ, अब आप मेरा लिवर टेस्ट कराओ, मेरा किडनी टेस्ट कराओ। मतलब वक़्त बदल दिया, जज़्बात बदल दिए। तो डॉक्टर कहते हैं हमने कर लिया है टेस्ट। नहीं आप फिर से कराओ। अगर मुझे कुछ हो गया तो। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आप घर चले जाओ। अगर 2-3 3 दिन में आप सही रहे, तो आप बिल्कुल सही रहोगे। हुँ, मैं 2-3 दिन कैसे निकालूँगी मैं? मुझे ये बताओ। मैं हाँ, बीच-बीच में रोज़ टेस्ट करा दूँ, चलेगा? हुँ, कहते नहीं आप 3 दिन बाद कराना। हाँ, चलो ठीक है। 3 दिन बाद मैं बच गई अब।
मैं तो हुँ, फिर बच गई और बिल्कुल ठीक-ठाक, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। हाँ, मैंने कहा यार मेरा लिवर भी खराब नहीं हुआ, कुछ भी खराब नहीं हुआ और मैं वैसे की वैसे ही बची हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई फ़ॉलो-अप के लिए, तो हुँ, डॉक्टर कहते हैं कि नाउ यू आर फाइन, नाउ गो होम। कहते गो होम? व्हाट डू यू मीन बाय गो होम? मैं ठीक नहीं हूँ। आप मेरा पहले इलाज करो। हाँ, मतलब व्हाट इज़ दिस कि गो होम? मैं तो ठीक ही नहीं हूँ। हुँ, तो व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा सजेस्ट मी अ गुड साइकियाट्रिस्ट। हुँ, He said, "Okay, fine. There's a psychiatrist. Go and meet him. तो एंड टेक मेडिसिन और ये सब।" मैंने कहा चलो ठीक है, हुँ, वो किया। बट मेरे को कोई जमा नहीं, ना साइकियाट्रिस्ट ना साइकोलॉजिस्ट। बहुत फिर मैंने उसके बाद खुद अपना रिसर्च शुरू किया। मैंने कहा अब तो मैं अपने लिए, मुझे इतना समझ आ गया था कि जब तक मेरा दिमाग नहीं बदलेगा तब तक मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। हाँ, तो मैंने कहा कि अब मुझे कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो मेरा परसेप्शन चेंज चेंज करे। कर दे, हाँ, मैंने फिर पता किया, 2-3 साइकोलॉजिस्ट को ट्राई किया, कोई जमा नहीं। फाइनली एक साइकोलॉजिस्ट मुझे मिले, विकास खन्ना जी, जो कि उनके साथ मेरा सेशन हुआ और मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन वो रिलिजन की बात करने लग गए, तो मेरे को रिलिजन से नफ़रत हो गई थी, क्योंकि मेरे को तो ये लग रहा था कि मेरा तो रिलिजन ने बेड़ा गर्क किया है। हाँ, मैं नहीं रिलिजन के पास जाऊँगी। हुँ, तो मैंने ज तब उन्होंने मेरे को एक बात बोली, "आप होम्योपैथी मेडिसिन लो अगर आपसे एलोपैथी नहीं ली जा रही है, हुँ, और नहीं होती है तो आपको एलोपैथी लेनी पड़ेगी।" मैंने कहा अच्छा ठीक है। हुँ, तो मैंने सर्च किया होम्योपैथिक, मैंने गूगल पे यही लिखा होम्योपैथिक डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट, हुँ, और वहाँ पे मुझे मिले जो मेरे थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर राम कुमार। हुँ, और मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए आपकी, हुँ, और अर्जेंसी में चाहिए, हुँ, तो आप मुझे दे दो। कहते चलो ठीक है, आज आ जाओ। कितने बजे? 3 बजे। मैंने कहा उससे पहले नहीं हो सकता? कहते नहीं, आपको 3 बजे आना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं गई वहाँ पे, उनसे पूरा कंसल्ट किया, सारा कुछ बताया, जो भी उन्होंने समझा। मैं वहाँ पे बोली जा रही हूँ और वो बड़ी शांति से सुन रहे हैं मुझे। हुँ। कहते ठीक है, हो जाएगा। मैंने कहा आप बताओ तो कैसे होगा, कब होगा, ऐसे कैसे वो ठीक हो जाएगा? मुझे कुछ तो बताओ। कहते आप चिंता मत करो, इसके अंदर ये सारी थेरेपीज़ हैं, आपको मेरी जो पीए डॉक्टर है वो सारा समझा देंगी। हुँ। तो मैं समझ-समझ के आ तो गई, फिर वही बेचैनी मन में इतनी ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आ रहा कुछ। पहले खुद को ख़त्म कर देने की बेचैनी और अब खुद को वापस लाने की बेचैनी। हाँ। तो मेरा जैसे ये हुआ तो डॉक्टर के साथ इलाज चला, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मारने का इरादा, मतलब जैसे होता है ना कि कभी इस तरफ झुक रहे हैं, कभी उस तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि काबे का एहतराम तो मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊँ तुझे देखने के बाद। बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ तक कि मैंने असिस्टेड सुसाइड का फिर मैंने पता किया, मैंने कहा ऐसे तो मैं मरने नहीं वाली हूँ। हुँ, तो डॉक्टर की हेल्प से मरते हैं, और मुझे पता चला स्विट्ज़रलैंड में असिस्टेड सुसाइड होते हैं। हुँ, अब हुँ, जाऊँ कैसे स्विट्ज़रलैंड? हुँ, फॉर्म्स वगैरह मँगा दिए, उस मतलब जो ऑर्गनाइज़ेशन से सब कुछ कर लिया, मेंबर भी बन गई, सब कुछ हो गया। हुँ, बट 2-3 महीने ये साथ-साथ में मैं ये चलाती रही, हाँ, अपने थेरेपिस्ट के साथ मेरा जो ट्रीटमेंट है। हाँ, 4 महीने बाद कुछ अलग सा ही हुआ। 4, और इसमें मेरे छोटे भाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मैं उसका नाम ज़रूर लूँगी, गुरदीप सिंह। हुँ, उसने मुझे बोला कि तेरे को मरना है, मैं तेरे को लेके जाऊँगा, लेकिन तू पहले थोड़ी देर रुक जा। हुँ। मतलब उसने मेरे को ना ये नहीं बोला क्यों कर रही है? हाँ, हाँ, क्यों कर मतलब रही है? ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, कुछ भी नहीं। जैसे सारे घर वाले बोल रहे थे मुझे, "तू तो पता नहीं क्या कर रही है, कम आउट ऑफ दिस, कम आउट ऑफ दिस।" उसने मुझे बोला, "मैं तेरे साथ हूँ। तू जो बोलेगी ना मैं तेरे को करवाऊँगा। मतलब मैं तेरे साथ पूरी तरह से खड़ा हूँ, हर हाँ, चीज़ में खड़ा हूँ।" हुँ, और मैं प्योर वेजिटेरियन, मैंने नॉन-वेज खाया ठीक होने के लिए, हुँ, हुँ, और उल्टी करती थी खा के, हुँ, लेकिन खाती थी कि मेरे हुँ, को तो ठीक होना है। हुँ, चाहे मेरे को कुछ भी करूँगी, मैं अपने आप को ठीक करूँगी। हुँ, हुँ, और फिर जो भी 2 महीने वो भी चला और मेरा पेट खराब हो गया, क्योंकि जो वेजिटेरियन है उनको नॉन-वेज तो कैसे डाइजेस्ट होगा? इट हाँ, इज़ डिफिकल्ट। तो लेकिन जो भी है मैंने वो एक किया। 4 महीने बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अब मरने के ख़्याल नहीं आ रहे मेरे अंदर इतने ज़्यादा, कुछ हाँ, तो हुआ हाँ, है। हाँ, और ये सिलसिला चलता रहा, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना का। 1 साल, मतलब 1 साल तो नहीं बोल सकती, 6-7 महीने तक। 6-7 महीने बाद मुझे कुछ ऐसे लगने लगा कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आए हैं, हुँ, और मैंने एक रिलिजन को भी एक अलग तरीके से देखना शुरू किया। हुँ, भगवान जिस परसेप्शन से दुनिया भगवान को देखती है, उससे हट के एक परसेप्शन दिया मुझे डॉक्टर ने। हुँ, और ही इज़ अ वेल रेड पर्सन। हुँ, उन्होंने खुद बहुत रिसर्च की है, भगवद गीता के ऊपर, वेदों के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। हुँ। और उन्होंने मुझे जो एक नज़रिया दिया इन सब चीज़ों को देखने का, समझने का, तो मुझे लगा मेरे लिए तो अब जपजी साहब का मीनिंग चेंज हो गया। अब मेरे लिए वो कुछ और मीनिंग है, जो कि जब जो सब समझते हैं वो बिल्कुल नहीं वो है। बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट जपजी साहब पे ओशो ने बहुत अच्छी एक टिप्पणी लिखी है। जी, वो मुझे लगता है
कि इस सदी में हुँ। सबसे अच्छी टिप्पणियाँ हैं वो? जी, जी। मैंने सुना है, मैंने कभी मतलब सुना है उस टिप्पणी के बारे में, लेकिन मौका नहीं मिला उसको सुनने का, हुँ, हुँ, तो ज़रूर मैं उसको सुनूँगी। बिल्कुल। तो 1 साल लगा मुझे डिप्रेशन से बाहर आने का। उसी दौर में जब मुझे ये लग रहा था कि मेरे को कुछ तो करना है, बिकॉज़ आई एम नॉट ऑक्यूपाइड। आई एम हुँ, नॉट ऑक्यूपाइड, और म्यूज़िक नहीं कर सकते तो क्या करें? हुँ। तो मुझे याद आए 2 लोग, एक तो दीपेंद्र मनोचा जी जो कि सक्षम अ, ट्रस्ट चलाते हैं, हाँ, हाँ। और एक हैं जो पूनम मैम। पूनम मैम, जी। भाई साहब हम लोग खो गए थे। हम लोग खो गए थे, मैं, दीदी हम एक-दूसरे से बिल्कुल खो गए थे। और वो ज़िम्मेदार पूनम मैम हैं जिन्होंने मिलवाया जी। और मैं गेस्ट था दीदी का। मतलब कैन यू गाइस इमेजिन कि आई एम द गेस्ट एंड दीदी इज़ गोइंग टू इंटरव्यू मी। मतलब मैं राजीव तुम कम थोड़ी हो। क्या बात कर दी तुमने। नहीं, मतलब यस, इट वाज़ एन ऑनर फॉर मी टू इंटरव्यू यू, बिल्कुल। तो वहाँ पे राजीव से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ख़ैर। पूनम मैम की वज़ह से हम लोग वापस मिले थे, बिल्कुल। और पूनम मैम को तो मैंने जब इन दोनों से बात हुई तो पूनम मैम को मैंने चूज़ किया। क्यों चूज़ किया? क्योंकि उनको मैं जानती थी। हुँ, और वो मेरे साथ जैसे म्यूज़िक की वज़ह से वो मेरे को जानती थीं, और म्यूज़िक की वज़ह से ही मैं उनको जानती थी। दास्तान गोई एक हमने देखी थी साथ में, और उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया था। वो जहाँ पे मैंने परफ़ॉर्म किया था 2 जगह पे, वो मेरे को मेरे शोज़ भी देखने आई थीं। हुँ। तो शी इज़ एन ऑसम पर्सनैलिटी। और अरे मैंने भाई! मैंने उनको बोला, ऐसे ही कॉल किया, मैंने कहा मैम, आई वांट टू डू समथिंग, आई एम इन अ वेरी बैड सिचुएशन, आई एम इन डिप्रेशन, हाँ, और मुझे अपनी लाइफ का कुछ करना है, आई वांट सम वर्क, नहीं तो मेरे साथ बहुत ही बुरा हो। कहते व्हाट कैन यू डू? तो मैंने कहा मैम मैं तो लिख भी सकती हूँ, आई हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, आई कैन राइट, और आप बताइए एनजीओ के लिए प्रपोजल्स, क्योंकि मैंने खुद का, ये मैंने शायद मेंशन नहीं किया, गुरुजी के साथ जब हमने एकेडमी स्टार्ट की थी उसको हमने रजिस्टर किया बाकायदा एज अ ट्रस्ट, हाँ, वो किराना है किराना 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 म्यूजिक घराना म्यूज़िक फाउंडेशन, एंड आई फाउंडेशन। वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट ट्रस्ट, हाँ, और आई वाज अ को फाउंडर। हुँ, और लेकिन वही कि उस टाइम पे क्योंकि सीखा, वही कहते हैं ना कि जो सीखा हुआ है वो कभी खराब नहीं जाता है, तो मैंने कहा मैम मैं आपके लिए ये सब प्रपोज़ल लिख सकती हूँ, ये सब कर सकती हूँ। तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने मुझे सुना बड़े ध्यान से, और उसके बाद जस्ट थिंक ऑफ द पर्सनैलिटी शी इज़, उन्होंने मेरा फ़ेसबुक पेज देखा और उन्होंने मुझसे पूछा तुम एमसीए हो? मैंने कहा हाँ जी मैम, की तो थी बहुत साल पहले। हुँ, तो मैम कहती तो हमारी कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं, तुम कंप्यूटर सिखाओ। हुँ, मैंने कहा मैम मैं कैसे सिखाऊँ? वो तो बहुत पुरानी बात है। कहते नहीं, जो तुम्हें आता है उससे स्टार्ट कर दो। हुँ, तो मैंने कहा कि चलो, मैं टेक्निकल राइटिंग करती थी, एचटीएमएल, सीएसएस में ही सारा काम था, मैं ये सिखा देती हूँ। हुँ, और मैं डिप्रेशन में थी, और हुँ, मेरी क्लासेस ऐसी होती थी कि उन स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगी हैट्स ऑफ, जो मेरे स्टूडेंट्स थे। बीच में मैं चुप कर जाती थी, कुछ अपने आप ही कहीं खो जाती थी, फिर क्लासेस लेती थी। एक बैच तो पूरा ऐसे गया जो कि बीच में आधे में हमने रोक भी दिया था, क्योंकि और स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, तो हमने कहा चलो इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। और हुँ, पूनम मैम बीच-बीच में ऐसे टाइम होता था मेरा, मैं मैम को कहती थी मैम मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं क्लास नहीं करूँगी। एंड शी वाज़ सो नाइस। वो मुझे हाँ बोल देती थी, और उसके बाद मैं जब मैम को कहती थी मैम मेरा मेन रीज़न ये था, मैं बहुत लो फ़ील कर रही थी। तो मैम कहती थी मुझे पता है। और उन्होंने फिर शी वाज़ विद मी ऑलवेज़। अम, उस टाइम पे फिर जब हाँ, फिर जब सेकंड वो, अब क्योंकि थेरेपीज़ तो मैं कंटिन्यू रखी, मैंने बंद नहीं की, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ मुझे हेल्प कर रही है, तो मैं उसको बंद क्यों करूँ? तो हुँ। मैं वो चलता रहा, साथ-साथ में मेरा इम्प्रूवमेंट होता रहा। और एंड आई वाज़ नॉट ऑन एलोपैथिक मेडिसिन्स, मैंने 2 महीने बाद ही एलोपैथिक मेडिसिन्स बंद कर दी थी, ये भी अभी भी मैं छोड़ दिया आपने ना? बिल्कुल भी नहीं है। जी। तो मैंने फिर वो वहाँ पे हमारा चला, जब फर्स्ट बैच हुआ, तो वो इतना सक्सेसफुल हुआ, तो फिर उसके बाद हमने और आगे चलाया, तो एक सिलसिला सा चल गया, और एडवांस कंप्यूटर कोर्स नैब मेरिट में और स्टार्ट ये हो गया। एनजीओ नैब मेरठ में नैब मेरिट, नैब मेरठ। जी, नैब मेरिट के अंदर स्टार्ट हो गया ये कोर्स, जो कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स चलता था पहले वहाँ पे, और फिर एडवांस कंप्यूटर कोर्स जिसके अंदर हम ये पूरा वेब डेवलपमेंट सिखाते थे, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद सिलसिला चलता ही रहा, और नए-नए एवेन्यूज़ खुलते रहे, फिर पाइथन
के लिए भी उदित आए, जो उदित इज़ वर्किंग विद अमेज़न, ही सेड दैट आई एम गोइंग टू वॉलंटियर, और पाइथन सिखाया, और हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े, और बहुत एक नैब मेरिट में बहुत अच्छे कंप्यूटर कोर्सेज़ आज भी चलते हैं ऑनलाइन। और वो तो मैं जब पूनम मैम के साथ पॉडकास्ट करूँगा तो बात करूँगा। जी। तो जी। खत्म करने से पहले मेरा मन है लट उलझी। पता नहीं मैं गा पाऊँगी कि नहीं राजीव, मैंने इतने दिन से कोई रियाज़ नहीं किया। हाँ साहब, मैं आपके पास अगर ये कोई पहुँचा दे, तो आप बुरा नहीं मानना क्योंकि रियाज़-वियाज़ छूट रखा है इनका। खासा प्लीज़